हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, तैयारी बहुत अच्छी चली होगी। एनसीईआरटी की हमारी सीरीज चल रही है। एक ऐसी श्रृंखला है, एक ऐसी सीरीज है जो आपके बेसिक्स को क्लियर कर रही है, जो एक समझ को विकसित करती है। अगर मैं कुछ भी करना चाहता हूँ, किसी भी एक बड़े एम्पायर को बनाना चाहता हूँ, तो उसकी एक बेसिक नीड क्या है कि मुझे उसके बेसिक्स पता होना चाहिए। अगर मैं एक बहुत बड़ा सफल व्यापारी बनना चाहता हूँ, तो पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि व्यापार क्या होता है, उत्पादन क्या होता है, व्हाट इज प्रोडक्शन, व्हाट इज कंजप्शन, व्हाट इज प्राइमरी सेक्टर, व्हाट इज सेकेंडरी सेक्टर, व्हाट इज टर्सरी सेक्टर। अगर मुझे एक अच्छा व्यापारी बनना है ना, तो मुझे अर्थशास्त्र के कुछ बेसिक पता होना चाहिए। और उसी तरीके से अगर आपको एक अच्छा विद्यार्थी बनना है, एक अच्छा नॉलेज लेके जाना है, आपको सिलेक्शन लेना है, तो किसी भी सब्जेक्ट के बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। और जो बेसिक्स होते हैं ना, ये एनसीईआरटी आपको बहुत अच्छे से कवर कराती है, क्योंकि इनको बनाया इस तरीके से गया है ताकि बच्चों को चीज़ों को बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर सकें। हम बड़े हो चुके हैं, हम उस हमारा जो माइंड है ये थोड़ा सा डेवलप हो चुका है। हम चीज़ों को और बेहतर समझ सकते हैं और इसके थ्रू हमारी आंसर राइटिंग को बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? हम पढ़ने वाले हैं 8th क्लास पॉलिटी एनसीईआरटी। पॉलिटी, हाँ, सोशल साइंस एनसीईआरटी का आप लोग बात करते हैं। यहाँ पर हम आज बात करेंगे सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन थर्ड। इस किताब का नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ थर्ड। तो ये थर्ड क्यों लिखा हुआ है बच्चों, समझो। हमने 6th क्लास पढ़ा, हमने 7th क्लास पढ़ा, और टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द 8th क्लास। तो सोशल साइंस है और सोशल साइंस के फेजेस हैं। पहले हमको ये सिखाते हैं कि सोसाइटी क्या होती है, उसके बेसिक्स क्या होते हैं। हमारी सोसाइटी में फिर दिक्कतें हैं, बहुत सारी हैं, हम इनको दूर कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली जो पूरी एनसीईआरटी है 8th क्लास की, ये चलती है किसके आसपास? जो संविधान है, संविधान और उसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उन बेसिक प्रिंसिपल्स के पास। ठीक है भाई, चलो कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। तो बच्चे, 8th क्लास की एनसीईआरटी है, हम अभी तक बहुत सारा पढ़ चुके हैं, आप इस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं। तो इंडेक्स को देख लेते हैं कि क्या है क्या है। तो भाई, हमारा जो इकाई वन है, यूनिट वन आप जिसको बोलते हैं, इस यूनिट वन में हमें दो चीजें दी गई हैं। पहला है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसी में सेकंड है धर्मनिरपेक्षता की समझ। मुझे पहले क्वेश्चन की अगर आपसे कोई बात करेगा, तो व्हाट इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये क्या है, हमको समझ होनी चाहिए। व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, हम इसको समझे बेहतर तरीके से। और फिर जो अगला टॉपिक है, अंडरस्टैंडिंग इज सेकुलरिज्म। भारत जैसे देश में जहाँ विविधता इतनी ज़्यादा है, वहाँ पर धर्मनिरपेक्षता को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। सेकुलरिज्म है ना, धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, एक बहुत प्यारा कंसेप्ट है, जो आपको बताता है कि सब लोग इक्वल हैं। लोग नहीं, सभी धर्मों के लोग बराबर हैं। क्योंकि लोग अगर बराबर हैं और सबके पास समान अवसर है, तो हम लोग बात करते हैं सोशलिज्म की। इट्स डिफरेंट वर्ड विच इज सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म आपको क्या सिखाता है? ये आपको सिखाता है कि कैसे बहुत सारे अलग अलग वर्ग, अलग अलग एथनिसिटी, अलग अलग जो कम्युनिटी के लोग एक साथ हंसी खुशी रह सकते हैं। हमारे पास फ्रेटर्निटी को इंस्पायर करने की हम लोग बात कर रहे होते हैं, भाईचारे, बंधुता को बढ़ाने की बात करते हैं। ठीक है भाई, चलिए। सेकंड है संसद, हमारे लिए मंदिर। अगर आपसे कोई पूछ सकता है कि लोकतंत्र का मंदिर आप किसको कहते हैं, टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, तो यह बच्चा आपके पास संसद होती है। टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी इज इज योर संसद। अमेरिका में कांग्रेस कहते हैं, हमारे पास संसद कहते हैं, ब्रिटेन में पार्लियामेंट कहते हैं। और कानूनों का निर्माण, लॉ मेकिंग, कैसे होते हैं कानूनों का निर्माण, कौन करता है? एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कोई भी, क्या भारत में राष्ट्रपति के द्वारा कानून का निर्माण किया जा सकता है क्या? नहीं, राष्ट्रपति सिर्फ अध्यादेश जारी कर सकता है, और उस अध्यादेश का जो स्टेटस होता है वो कानून के बराबर ही होता है। लेकिन उस अध्यादेश को भी 6 महीने के अंदर अंदर जो हमारी संसद है, इस संसद से अप्रूवल नीडेड होगा। संसद के किसी भी सदन से अगर उसको अप्रूवल मिल जाता है, तो उसकी वैलिडिटी इंश्योर हो जाती है। तो कानून कौन बनाता है? कानून बनाती है संसद। क्यों कानून बनाती है? ताकि लोगों का वेलफेयर कर सके। अब संसद को क्या बनाना है, ये कैसे पता चलेगा? ये हमारा संविधान बनाता है। तो संविधान कैसे बताता है? देखो, हमारे संविधान का एक पार्ट है, अगर आप लोग पढ़ेंगे ना बच्चा, यहाँ पर एक पार्ट दिया गया है, पार्ट 4। और पार्ट 4 में आपको दिए गए हैं डीपीएसपी, विच इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी।
नीति निर्देशक तत्व। ये क्या है सर? ये गाइडिंग प्रिंसिपल है। गाइडिंग प्रिंसिपल कि भैया आपको किस तरीके से बनाना है, किस तरीके के कानून आप बना सकते हैं और क्या आपकी गाइडलाइन है। तो संसद कानून का निर्माण करती है, ध्यान रखना। और इसमें एक चैप्टर आपको दिया गया है कि संसद और कानूनों का निर्माण। अब जैसे ही इकाई 3 पर जाएंगे, यहां पर दिया गया है न्यायपालिका। देखो अध्याय 4 हो जाता है न्यायपालिका, जुडिशरी। भारत को अगर आप लोग देखोगे तो भारत का जो जुडिशियल सिस्टम है ये ब्रिटिशर्स के आने के बाद डेवलप हुआ है। इससे पहले ऐसा जुडिशियल सिस्टम हमारे पास नहीं होता था। अभी हमारे पास कैसी जुडिशरी है सर? कैसी है तो आप बताएंगे? हमारी जुडिशरी इंटीग्रेटेड है। व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रेटेड? एकीकृत न्याय प्रणाली। एकीकृत न्याय प्रणाली मतलब क्या हुआ? हमारे टॉप पर बैठा हुआ है सुप्रीम कोर्ट, इसके नीचे आते हैं हाई कोर्ट और इसके नीचे आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जबकि अगर आप अमेरिका को देखोगे तो उनके हर राज्य का अपना एक सुप्रीम कोर्ट है और यूएसए का एक हायर कोर्ट आपको अलग देखने को मिलेगा। वी हैव अ इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। भारत के पास एकीकृत न्यायिक प्रणाली है। ये कहना क्या चाह रही है? कहना ये चाह रही है कि हम सबको एक जैसा न्याय देंगे। अगर किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने गलत किया है, हाई कोर्ट के पास जाइए। अगर हाई कोर्ट भी आपके साथ गलत करता है तो फिर आप हमारे पास आइए, हम सुप्रीम है, हम सर्वोच्च हैं, हम आपके साथ न्याय करेंगे। और अगर आप हमारे फैसले से भी खुश नहीं हो तो हमारे ऊपर आप पिटीशन फाइल कर सकते हैं, विच इज रिव्यू पिटीशन, विच इज क्यूरेटिव पिटीशन। सब कुछ फैसिलिटी अवेलेबल है। वी हैव इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम। व्हाट इज इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी? न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्या है कि सरकार या विधायिका का इसमें हस्तक्षेप ना के बराबर है। जैसे कोई व्यक्ति अगर पद पर बैठा हुआ है, पद पर बैठा हुआ है तो उस व्यक्ति के पद पर रहते हुए आप उनकी सेवा शर्तों में किसी भी तरीके का नेगेटिव चेंजेस नहीं कर सकते। आप उस व्यक्ति की सैलरी एंड अलाउंसेस को नेगेटिव चेंज नहीं कर सकते। पॉजिटिव कर सकते हैं, प्रोग्रेसिव कर सकते हैं, बट वी कांट नेगेटिव, राइट? ये क्या है? इंडिपेंडेंसी। ये क्या है? स्वतंत्रता। हमने उनको एक निश्चित कार्यकाल दिया है कि भाई आप इस एज तक रहोगे। जिसको अपॉइंट किया जाता है किसकी सिफारिश पर? कोलिजियम। और कोलिजियम जो सिस्टम है इसमें कौन रहते हैं? जजेस ही रहते हैं। हालांकि बीच में हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे जहां पर जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी को वॉयलेट करने की कोशिश किया गया, लेकिन फिर आ जाता है संविधान जो कि सुप्रीम है और जहां पर लिखा गया है कि हम किसी के शस्त्रों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर है, जो कि मूल ढांचे का सिद्धांत आपका बन चुका है। ठीक है भाई, जुडिशरी। फिर आपको देखने को मिलेगा कि सोशल जस्टिस एंड मार्जिनलाइज। एक ऐसा शब्द है ना बेटा, सामाजिक न्याय। जनरली हम सब इससे बहुत दूर रहते हैं क्योंकि हमें क्या करना है, अपना काम बनता है और दूसरों से हमें कोई मतलब ही नहीं है। तो व्हाट इज सोशल जस्टिस? क्या होता है आपके पास सामाजिक न्याय और हंसिए की आवाजें? तो एक होता है हस्यकरण, है ना, एक होता है हस्यकरण, जैसे आप लोग कहते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्ग, है ना, मार्जिनलाइजेशन। मार्जिनलाइजेशन ये क्या है सर? समझो बेटा, देखो हिंदी में आपने सुना होगा हस्यकरण। हस्यकरण का मतलब आपके पास होता है एक ऐसा समूह जो सबसे ज्यादा जिसके हितों का मतलब हितों को साथ गलत हो रहा है, उसके अधिकारों को छीना जा रहा है। और फिर इकोनॉमिक प्रेजेंस ऑफ द गवर्नमेंट, पब्लिक फैसिलिटीज, लॉ एंड सोशल जस्टिस। फिर सरकार की आर्थिक क्षेत्र में भूमिका है कि किस तरीके से लोगों को जन सुविधाएं पहुंचाती है। जन सुविधाएं क्या होती है सर? जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, हमारे पास वाटर है, हमारे पास रोड्स है, हमारे पास ब्रिजेस हैं। ये क्या है? ये है क्या सर? भाई यही तो जन सुविधाएं हैं, यही तो पब्लिक सर्विसेज है। जैसे हाउसिंग फॉर ऑल चल रहा है, सबको कर देना है। क्यों? क्योंकि हमको पब्लिक की जो फैसिलिटीज़ है उनको इन्हांस करना है। और इससे जो सरकार है, वो सरकार की जो विज़न है, वो विज़न हमको समझ में आता है कि सरकार क्या करना चाहती है। और इससे लोग फिर ये समझ पाते हैं कि हमें किसे वोट देना है, किसे नहीं। ठीक है भाई, ये इंडेक्स था। आई होप आप इसको समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग कहानी को शुरू करते हैं। तो बेटा सबसे पहला टॉपिक है भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये इमेज आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, संविधान। देखो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? सबसे पहला सवाल तो सर यही है कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहला जो हमारे पास सवाल है वो यही है कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या होता है। बच्चे अगर आप लोग हिंदी के इस वर्ड को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे संविधान को, तो आप कह सकते हैं कि ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। किससे?
एक शब्द आपके यहाँ पर दिखाई देता है सम, और एक वर्ड आपको दिखाई देता है विधान। सम को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वल, इक्वल, एंड, एंड। विधान को आप लोग क्या बोलते हैं? लॉ। एक ऐसा लॉ जो इक्वली बिहेव करता हो सबके साथ, या जो एक समान हो, हम उसको संविधान कहते हैं। मतलब क्या है सर? समझो बच्चों। देखो, मोनार्किज्म प्राचीन काल में देखा हुआ है, और भारत मानव सभ्यता की शुरुआत के बाद जो सबसे लंबे समय तक व्यवस्था चली वह मोनार्किज्म है। एक राजा का शासन होता था, सारे कानून एक राजा के हिसाब से बनाए जाते थे। जब अगर व्यवस्थाएं मेरे हिसाब से बनाई जाएंगी, जैसे हमारी फैमिली के जितने भी रूल्स होते हैं, वो सारे के सारे रूल्स या तो फादर बनाते हैं या हेड ऑफ फैमिली बनाते हैं। तो आपने एक चीज़ देखा होगा कि जो कमज़ोर वर्ग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उन पे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होती है, ठीक है। फिर महिलाओं पे और रिस्ट्रिक्शन होती है। सबसे ज़्यादा अगर फ्रीडम किसी को मिला होता है या एब्सोल्यूट पावर किसी के पास होती है, तो फादर साहब के पास होती है। फादर साहब एक घर के नियम बना रहे हैं, उनके पास एक लिमिटेड पावर है, लिमिटेड लोग हैं जिनको उनको मेंटेन करना है। लेकिन मोनार्क, एक राजा, उसके पास असीमित शक्तियां हैं, बहुत बड़ा भूभाग है, बहुत जनता है, बहुत सारा पैसा है। तो वो जब भी कानून बनाएगा वो खुद की फैसिलिटी बेहतर करेगा, खुद के लिए बेहतर काम करेगा। जब मोनार्किज्म, जब राजशाही खत्म हुई, तो कॉलोनियल रूल आया। हमने एक उपनिवेशवादी शासन व्यवस्था देखने को मिली, और उसके बाद फिर एक वर्ड आता है विच इज रिवॉल्ट, क्रांति। और उस क्रांति के बाद हमें लोकतंत्र देखने को मिला। दुनिया के बहुत सारे देशों में लोकतंत्र, डेमोक्रेसी की स्थापना हुई, और इसी डेमोक्रेसी से निकल कर आया संविधान की कॉन्स्टिट्यूशन। हमें एक ऐसा कानून बनाना है जो सबके साथ कैसा हो, समान हो, सबके साथ इक्वली बिहेव करे। तो बेसिक डेफिनेशन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन? भी कहते हैं कि सेट ऑफ फंडामेंटल रूल, सेट ऑफ फंडामेंटल आइडियाज विच हेल्प टू गवर्न स्टेट, नेशन, गवर्नमेंट, पब्लिक। एक ऐसी कानून व्यवस्था जो राज्य और देश सरकारों को शासन करने की अनुमति देती है और जनता को शासित कराती है राजनेताओं से। सरल भाषा में क्या बोल सकते हैं कि नियम और कानूनों के संग्रह को आप संविधान कहते हैं। सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान की सरल सी परिभाषा है, बहुत सारे लोगों ने बहुत अलग अलग परिभाषा दी है। आप बस इतना याद रखिए, एक ऐसा कानून है जो सबके साथ क्या करता है, समानता के साथ बिहेव करता है। ठीक है भाई, चलिए। अब आपसे कोई पूछ सकता है सर इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो बच्चे, अगर हम लोग संविधान को देखने के लिए जाते हैं, तो अगर प्राचीन काल की आप लोग बात करोगे, तो भाई जो ग्रीक है, इन ग्रीक्स के द्वारा सबसे पहले जो ग्रीक शासक है, इन ग्रीक लोगों ने संविधान की चर्चा करना शुरू की। और इसमें सबसे पहले एक व्यक्ति की आप लोग बात करेंगे, विच इज एरिस्टोटल। अरस्तु एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कहते हैं कि कुछ कानून होने चाहिए, और उन कानूनों के आधार पर ही राज्य का शासन चलना चाहिए। और हम लोग क्या बोल रहे हैं? संविधान क्या है? एक राज्य की शासन व्यवस्था को चलाने का फंडामेंटल या प्रिंसिपल आइडिया। और यही बात एरिस्टोटल ने बोली। तो ग्रीक जो फिलोसफर थे एरिस्टोटल, तो शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? ये मानी जाती है हमारे ग्रीक से, एंशिएंट टाइम पे, प्राचीन काल में। अगर हम मॉडर्न टाइम की बात करते हैं, ड्यूरिंग मॉडर्न काल, तो अराउंड 1400 एडी, 1400 एडी जो ब्रिटेन है, इस ब्रिटेन में कुछ नियमों के अंतर्गत शासन करना प्रारंभ होता है। और ब्रिटेन में भी हम लोग देखते हैं कि यहाँ से कानून के शासन की स्थापना होती है। और कानून के शासन को कौन बनाता है? संविधान बनाता है। तो प्राचीन काल में कहाँ जाए हम लोग? ग्रीक। मॉडर्न टाइम में हम ब्रिटेन आ जाते हैं। लेटर ये और बेहतर कहाँ से स्टेब्लिश होता है? तो बच्चा, हम लोग बात करते हैं कि हमारे जो कैरिबियन देश हैं, इन कैरिबियन देशों के द्वारा संविधान की इस अवधारणा को और बेहतर बनाया गया। और उसके बाद फिर आपने देखा कि जो यूएसए है, इस यूएसए ने दुनिया का पहला लिखित संविधान बना दिया 1789, फिलाडेल्फिया कन्वेंशन। तो यू कैन से दैट कि फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इज यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे छोटा है, लेकिन कंसेप्ट ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? नीदरलैंड। नीदरलैंड के लोग चाहते थे कि हम एक लिखित शासन व्यवस्था बना दें जिसके आधार पर हम शासन करेंगे। तो यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें, इसमें बहुत कुछ आपके सामने आ गया है कि भैया संविधान क्या होता है। पहली चीज़ आपको ये पता चली है कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज सेट ऑफ रूल्स, ये नियमों का एक संग्रह है जिसके आधार पर शासन व्यवस्था चलाई जाती है। इसको सबसे पहले ग्रीक्स लेकर आए। अच्छा, जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? कॉन्स्टिट्यूटस एक वर्ड है लैटिन, ठीक है, समझ लो। जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इस कॉन्स्टिट्यूशन का
ओरिजिन कहाँ से हुआ है, तो कॉन्स्टिट्यूटस, ट्यूटस, लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड जो बात करता है इक्वल रूल की, ये बात करता है बेटा किसकी, इक्वल रूल, एक समान शासन की, कि भैया सबके साथ एक जैसा शासन यहाँ पर करना चाहिए। फिर ग्रीक्स ने स्टार्ट किया, ब्रिटेन, और रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन बेटा किसने दे दिया, यूएसए ने। हालांकि रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन की अवधारणा जो नीदरलैंड था इसने दिया था, ये लेकर आया था। तो संविधान आ गया, हमको पता चल गया कैसे होता है। अब देखो संविधान के प्रकार की बात करते हैं, अगर हम लोग बात करते हैं भाई ये कितने प्रकार का होता है, इसके टाइप क्या है, बेटा हमको दो तरीके से देखने को मिलेगा। फर्स्ट वन इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान, और दूसरा आपको देखने को मिलेगा नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। लिखित संविधान का मतलब बेटा क्या होता है, इसको किसी एक संस्था के द्वारा डेवलप किया जाता है एक निश्चित समय में, एक संस्था, एक इंस्टीट्यूशन इसको डेवलप करता है विद द एक फिक्स टाइम पीरियड के साथ। जैसे अमेरिका का फिलाडेल्फिया कन्वेंशन, भारत का संविधान सभा। तो रिटर्न संविधान का मतलब होता है एक ऐसा संविधान, एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसको एक निश्चित समय में वहां के लोगों के द्वारा लिखा गया है, इट्स कॉल्ड रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। और नॉन रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है बेटा ये डेवलप होता है विथ टाइम, डेवलपमेंट विथ टाइम, ऐसा नहीं है इसको लिखा नहीं गया है, डेवलपमेंट विथ टाइम, समय के साथ आप इसको बनाते हैं, और इसके जो कानून होते हैं ये बहुत प्रोग्रेसिव, बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। एग्जाम्पल क्या है सर, एग्जाम्पल ब्रिटेन, ब्रिटेन का जो संविधान है ये नॉन रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, और रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन की आप लोग बात करोगे तो यूएसए का है, यूएसए और इंडिया, ये दोनों क्यों लिख रहे हैं बच्चा, क्योंकि यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे छोटा संविधान है और इंडिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ब्रिटेन का नॉन रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। अलिखित का मतलब ऐसा नहीं है कुछ लिखा ही नहीं गया है, ये गलत माइंडसेट है लोगों का कि इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं, लिखा नहीं गया है, ऐसा नहीं है, ये डेवलप होता है। जैसे समझो आप अपने जीवन में छोटे ही रहते हैं, फिर स्कूल जाना शुरू करते हैं, कुछ अपने गोल सेट करते हैं, फिर कॉलेज जाते हैं, फिर कुछ गोल सेट करते हैं, फिर आप अपनी जॉब ढूंढना स्टार्ट करते हैं, फिर आपको लगता है नहीं हो पाएगा तो फिर कुछ और ढूंढते हैं, कुछ और तलाश करते हैं। इट्स नॉन रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, नॉन रिटर्न। अब सोचो बचपन में ही आपको लिख दिया जाता कि नहीं भाई तुम्हें तो आईएएस बनना है, जबकि तुम्हें बनना था कोई एक अच्छा सिंगर, एक अच्छा आर्टिस्ट, तो वो क्या था, वो रिजिडिटी थी। और आप समय के हिसाब से अपने आप को चूज कर सकते हैं, वो क्या है, वो फ्लेक्सिबिलिटी, वो फ्लेक्सिबिलिटी। अब दूसरी बात समझो, रिजिडिटी कहाँ जरूरी है, जैसे एक परिवार है, एक परिवार में 10 बच्चे हैं और पेरेंट्स एक ही हैं और उनके पास लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम है, तो बच्चों को फ्रीडम नहीं दे सकते, वो बच्चों को सिर्फ चांसेस दे सकते हैं कि यू हैव सर्टेन टाइम एंड यू हैव लिमिटेड चांसेस, यू हैव टू डू विथ दैट इन टाइम। लेकिन एक पेरेंट्स जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं, एक ही बच्चा है, और वो उसको फ्रीडम दे सकते हैं, बेटा तुम्हें जो करना है करो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ सर, समझो। देखो ब्रिटेन या यूरोप के बहुत सारे देश हैं, उनके पास रिसोर्सेज बहुत हैं और पॉपुलेशन बहुत कम है। अगर हम भारत और अमेरिका जैसे देशों की बात करें, इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, और रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है, फ्रीडम नहीं दे सकते, अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। इसीलिए हमने इनके लिए रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन या हमारे लिए लिखित संविधान सबसे बेस्ट है। अगर फ्लेक्सिबिलिटी होती, अगर ब्रिटेन जैसी कहानी होती, तो हर कोई अपने हिसाब से मांग कर रहा होता कि भाई हमें अपने अधिकार ऐसे दो, हमें हमारी चीज़ें इस तरीके से दो, तो ये बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी इंसर्जेंसी हमको देखने को मिलती। अक्सर एक बच्चा पूछता है हमेशा, सर हमारे पास लिखित क्यों है, नॉन रिटन क्यों नहीं है। रीज़न है बेटा इसके पीछे कि हमारी डाइवर्सिटी है, और इस डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए एक सख्त कानून का होना जरूरी है, जिसमें संशोधन भी एक निश्चित प्रक्रिया के तहत हो सके। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं सर, समझो। देखो नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत सरल है, जबकि लिखित संविधान में संशोधन करना एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, उसका पालन आपको करना पड़ता है। जब भी हम लोग लिखित संविधान की बात करते हैं, तो जहां भी आपको लिखित संविधान देखने को मिलेगा बच्चा, यहां हमको देखने को मिलती है कि सुपरमेसी ऑफ जुडिशरी, यहाँ पर जो न्यायपालिका है, इस न्यायपालिका को सुप्रीम माना गया। और नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री सुपरमेसी आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर बेटा क्या रहेगा, यहाँ रहेगा पार्लियामेंट्री सुपरमेसी। यहाँ जो संसद है, इस संसद की सर्वोच्चता रहती है। तो अब आपको पता चल गया है कि संविधान क्या होता है बच्चा, ये क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। मॉडर्न टाइम में ब्रिटेन और कैरिबियन देश और फिर यूएसए इसको लिखित संविधान की अवधारणा लेके आता है। संविधान कितने प्रकार के होते हैं सर, दो प्रकार के, एक है लिखित संविधान, एक है अलिखित संविधान। लिखित संविधान का एग्जाम्पल इंडिया और यूएसए है। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भारत का है और सबसे छोटा संविधान लिखित किसका है, यूएसए का है। नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है ये भी आप लोग समझ गए।
अब संविधान की आवश्यकता होती क्यों है, क्यों हमें जरूरी है कॉन्स्टिट्यूशन, वाई वी नीडेड कॉन्स्टिट्यूशन, हमें इसकी नीड क्या है, वाई वी नीडेड, ठीक है, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, ये सवाल हर एक बच्चे के मन में चल सकता है। तो देखो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि टू एस्टेब्लिश रूल ऑफ लॉ, हमें संविधान क्यों चाहिए, हमें रूल ऑफ लॉ को एस्टेब्लिश करना है, विधि के शासन को स्थापित करना है। और विधि के शासन का मतलब होता है हम सब में एक समानता लेके आते हैं, एक रूपता लेके आते हैं, किसी के साथ भी गलत ना करें, ठीक है। प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्टेट ऑटोक्रेसी, जो राज्य है इस राज्य की अराजकता से संरक्षण हमको यहाँ पे दिलाई देना है। और प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, जो मानवीय मूल्य होते हैं, इन मानवीय मूल्यों की रक्षा करने के लिए हमें संविधान जरूरी है। हमने यहाँ पे एक चीज समझी कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और इसके प्रकार क्या होते हैं, इसकी आवश्यकता हमें क्या है। अब टॉपिक है सर भारतीय संविधान, कैसे बना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे बना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप समझो, ये जो भारत का संविधान है ना बच्चा, इसको बनने की एक लंबी प्रक्रिया है, एक लॉन्ग प्रोसेस आपको देखने को मिलेगी। और इस लॉन्ग प्रोसेस को आप कैसे जानते हैं, हम एक ब्रीफ में थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि भारत के संविधान की बनने की जो पूरी कहानी है ये क्या है। देखो भाई समझो, एक सवाल था कि किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। अब हम लोग भारत के संविधान की बात करते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपको दिखाई दे रही है और ये हमारे पंडित नेहरू जी हैं, पंडित नेहरू जी ये लोगों को समझा रहे हैं ड्यूरिंग ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। आप पढ़ेंगे उद्देश्य प्रस्ताव, इस उद्देश्य प्रस्ताव के दौरान समझा रहे हैं कि वाई वी नीडेड, हमें क्यों जरूरत है इसकी, ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये समझाया जा रहा है इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पंडित नेहरू के द्वारा। पंडित नेहरू ने भारत के संविधान का ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसके आधार पर हमारा संविधान बना। चलिए हम भारत के संविधान की थोड़ी सी एक यात्रा देखते हैं, ठीक है, एक यात्रा देखते हैं कैसे। बच्चा अगर हम संविधान को समझने की कोशिश करें तो आप सबको पता है कि संविधान सभा ने बनाया है। हमारे संविधान को बेटा किसने बनाया है, संविधान सभा के द्वारा बनाया गया। एक कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली आप लोग कहते हैं, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ड्राफ्ट किया। कब बनाया, कब बना, ये बना 26 नवंबर 1949 को। और पूरे तरीके से लागू कब किया गया, ये किया गया 26 ऑफ जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया। तो इस संविधान सभा क्या है, ये कैसे है, हमें अब सब कुछ समझना पड़ेगा कि भाई हमारी उद्देश्य प्रस्ताव चल रहा है, ये संविधान सभा चल रही है, पंडित नेहरू चल रहा है, ये इतने सारे लोग बैठे हुए, ये कर क्या रहे हैं, संविधान बनाने का काम कर रहे हैं। देखो तो आपको डिमांड को समझना पड़ेगा कि हमारे संविधान की मांग कैसे हुई। और मांग से पहले आप थोड़ा सा बेसिक समझिए, देखो हिस्ट्री समझो। हिस्ट्री इज दैट बच्चा, हिस्ट्री इज दैट कि ब्रिटिशर्स का भारत में शासन प्रारंभ हुआ और उन्होंने अपने कुछ एक्ट लेकर आए और इस एक्टों के माध्यम से भारत में शासन प्रारंभ किया। तो एक लंबा संवैधानिक विकास का क्रम अपना रहा है, जहां पे आप लोग देखते हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेके 1947 तक इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट तक आपको देखने को मिलेगा। रेगुलेटिंग एक्ट वो पहला ऐसा एक्ट था जो कंपनी को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिशर्स ने भेजा था। और भारत शासन अधिनियम एक ऐसी शासन व्यवस्था थी जिसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता दी गई थी, भारत को आजाद किया गया था, हमारे दो हिस्से कर दिए गए थे, एक बना है पाकिस्तान, एक बना भारत। ये सब कैसे हुए, ये पार्टीशन हुआ, ये पार्टीशन किया किसने, ब्रिटिशर्स ने। और हालांकि उसके बाद हमें एक व्यवस्था देखने को मिल गई जिसे आप लोग जानते हैं किसके नाम से, जो जाना जाता है संविधान के नाम से, ठीक है भाई। चलिए अब देखो इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को तो पढ़ना बहुत मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप एक चीज याद रखिए, एक एक्ट आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, GOI एक्ट 1935। यहाँ इन लोगों ने पहली बार संविधानिक ढांचा बनाने का कोशिश किया था, यहाँ पहली बार एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर बनाया था और इसमें 321 आर्टिकल और 10 शेड्यूल्ड भेजी गई थी। 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियों के रूप में एक कानून भेजा गया था। हालांकि भारतीय लोग डिमांड भी कर रहे थे, हम लोग मांग भी कर रहे थे कि भैया हमें संविधान मिलना चाहिए।
और इस मांग को आप लोग देखते हैं कि अलग अलग तरीके से लोगों ने मांग की। जैसे हम लोग यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक की बात करेंगे। तिलक साहब ने 1895-96 में इन्होंने स्वराज विधेयक के माध्यम से मांग कर दी कि हमारे पास कुछ अधिकार होने चाहिए। अधिकार कौन देता है? संविधान देता है, तो इन्होंने यहाँ पे बता दिया। फिर हम लोग देखते हैं कि 1916 में जो एनी बेसेंट है, इन एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग में मांग की जाती है। 1922 1922 में जो हमारे महात्मा गांधी हैं, ये गांधी जी कहते हैं कि भारत के भाग्य विधाता भारतीय होंगे, मतलब भारत के जो कानून निर्माता हैं ये भारतीय होंगे। ये मांग चल रही है कि अंग्रेजों से कह रहे हैं कि हमें आपका शासन भी नहीं चाहिए और हमें आपकी कानून व्यवस्था भी नहीं चाहिए, हमें अपनी कानून व्यवस्था चाहिए। लेकिन ये कैसे बात कर रहे हैं? ये इनडायरेक्ट ही बोल रहे हैं, ये डायरेक्ट कोई नहीं बोल रहा है। तो आपसे कोई पूछेगा भारत के संविधान की मांग कैसे हुई, आप बताएंगे भारत के संविधान के मांग के दो पहलू हैं। पहला है डायरेक्टली, हमने डायरेक्ट मांगा, और दूसरा है इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट मांग है इसमें क्या है? इसमें हमें देखने को मिलते हैं बाल गंगाधर तिलक स्वराज विधेयक लेकर आए और वहां पे कहते हैं कि लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, अन्याय हो रहा है, हमें अधिकार दो, हमें राइट दो। राइट कौन देता है बच्चा? राइट देता है कॉन्स्टिट्यूशन, राइट देता है संविधान। तो इनडायरेक्टली किसकी बात कर रहे हैं? संविधान की बात कर रहे हैं। 1915-16 में एनी बेसेंट जो एक आयरिश लेडी थी, भारत में होम रूल लीग की शुरुआत करती हैं, खुद के शासन की शुरुआत करते हैं। और खुद का शासन तो नियम किसके? हमारे। और नियम ही क्या है? संविधान है। तो 1915-16 में एक होम रूल लीग स्टार्ट किया जाता है एनी बेसेंट के द्वारा। तो दो लोगों ने इनडायरेक्टली मांग कर ली। 1922 का समय आता है, गांधी जी कहते हैं भाई भारत के जो भाग्य विधाता होंगे या भारत का जो भविष्य बनाएंगे वो कौन बनाएंगे? भारतीय बनाएंगे। मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं? हमारे कानून को कौन बनाएंगे? हम बनाएंगे। हमारे संविधान निर्माता कौन होंगे? हम होंगे। ये भी कौन कहते हैं? हमारे गांधी जी कहते हैं। ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई। अब क्या होता है इसके बाद? फिर 1924 में एक पार्टी बनती है विच इज स्वराज पार्टी, और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात कर देती है कि भारत का संविधान कौन बनाए, एक संविधान सभा बनाकर हमको दे। इसके जस्ट बाद आप लोग देखेंगे कि 1928 इस 1928 में नेहरू कमेटी बनाई जाती है। ये काफ़ी सारी बातें कर देते हैं कि हमें एक शासन व्यवस्था चाहिए, एक फेडरल स्ट्रक्चर चाहिए, हमें सोशल जस्टिस चाहिए, हमें एफआर चाहिए, सारी बातें ये कर देते हैं। 1931 में 1931 में 1931 में फिर एक कमेटी आपके पास आती है, सॉरी एक समिट होता है, कराची समिट ऑफ कांग्रेस। यहाँ पर जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, ये मौलिक अधिकारों की मांग करते हैं। और 1934 में एक व्यक्ति आता है, एम एन रॉय, कि वो व्यक्ति हैं, इन एम एन रॉय के द्वारा बोला जाता है कि भैया भारत का संविधान हो और इसको बनाने वाले भारतीय हों। 1935 में 1934 35 में हमारी जो कांग्रेस है ये कांग्रेस बोल देती है, और इसके बाद फिर नेहरू जी कहते हैं कि हमारा अपना एक संविधान होना चाहिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो मांग चल रही है, हर कोई बोल रहा है कि हमें अपना संविधान दे दो। ठीक है भाई। इसी में फिर ब्रिटिशर्स आ जाते हैं। ब्रिटिशर रिटाइलेट करते हैं कि भाई आप लोग मांग कर रहे हो, हम आपको संविधान दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो भारतीयों ने मांग की, ये आपको समझ में आ गया है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए कब किसने मांग की। प्लीज आप इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से देख लीजिएगा क्योंकि सवाल पूछे जाते हैं, क्वेश्चन। अब देखो ब्रिटिशर्स ने क्या किया। जो ब्रिटिशर्स हैं, इन ब्रिटिशर्स के द्वारा क्या किया गया हमारे साथ? अंग्रेजों ने रिटाइलेट किया। रिटाइलेट कैसे किया? सबसे पहले आया अगस्त ऑफर। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगस्त ऑफर, प्लीज आप इसको याद रखिएगा, क्योंकि अगस्त ऑफर में दे दे एक्सेप्टेड दे एक्सेप्टेड द डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। द डिमांड, इन्होंने बोला ठीक है हम आपका एक संविधान बना देंगे, लेकिन कैसे बनाएंगे इस बात पे चर्चा नहीं की गई। इसके बाद फिर आता है बेटा क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन, और जो क्रिप्स मिशन है, क्रिप्स मिशन ये आता है 1942 में, 1940। और ये कहते हैं कि चलो हम आपका संविधान बना के दे देंगे, आप बस ऐसा करिए, आप डोमिनियन स्टेट को एक्सेप्ट कर लीजिए। सर ये डोमिनियन क्या होता है? डोमिनियन स्टेट बन जाए, हम आपको संविधान बना के दे देंगे। ये कहते हैं कि आप शासन करिए, प्रधानमंत्री आपका होगा, सरकार आपकी होगी, लेकिन जो राष्ट्र अध्यक्ष है वो हमारा
ग्राउंड रहेगा। विदेशी संबंध, आर्मी, ये सारी चीजें हम मैनेज करेंगे। हमारा झंडा लगाइए, हमारी शासन व्यवस्था को रखिए। आप घर का जितना शासन करना है आप प्रधानमंत्री बनाइए, आप सरकार बनाइए, आप सिविल सर्विसेज संभालिए, आप सब संभालिए। जैसे आज के समय पर आप लोग देखते हैं कि कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, ये भी कंडीशनल है, ये भी शर्तों के साथ क्या हुए हैं बच्चे आपके पास आज़ाद हुए हैं। इस बात का आप लोग ख्याल रखिए। तो यही इन्होंने हमसे बोला, लेकिन हमने मना कर दिया कि भाई हमें ऐसे आज़ाद नहीं होना है, हम इस तरीके की आज़ादी नहीं चाहते हैं, ध्यान रखना। फिर क्या हुआ सर? फिर आया कैबिनेट मिशन 1946 में। फिर आपको देखने को मिलेगा बच्चा क्या, विच इज़ योर कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन बेटा कब आया? ये आया 1946 में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कैबिनेट मिशन? अच्छा, इसका ऑब्जेक्टिव था भारत का जो पॉलिटिकल क्राइसिस है टू रिजॉल्व पॉलिटिकल क्राइसिस क्राइसिस इन इंडिया, भारत में राजनीतिक संकट को दूर करना और इसी के साथ में इस्टेब्लिश फॉर्मेशन ऑफ कैबिनेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसका ऑब्जेक्टिव था भारत के राजनीतिक संकट को दूर करना और एक संविधान सभा का गठन करना, और इसी संविधान सभा ने भारत के संविधान का फॉर्मेशन किया। तो यहां तक की कहानी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, थोड़ी सी परेशान करती है, पर मुझे ऐसा लगता है कि लगभग आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा समझो, जैसे हमारा परिवार है, ये कुछ निश्चित नियमों के साथ चल रहा है। हमारा समाज, हमारे आसपास के लोग, सबके अपने एक निश्चित नियम है। सोसाइटी के नियम होते हैं, आजकल तो फ्लैट्स के रूल होते हैं, आजकल तो हमारे यहाँ पर जो क्लीनिंग जो हमारे जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको कलेक्ट करने वाली जो व्हीकल्स आते हैं उनके भी रूल्स हैं। तो रूल्स गलत नहीं होते, ये शासन व्यवस्था को बेहतर बनाते हैं। ये जो प्रशासन है इसको इफेक्टिव बनाते हैं, लोगों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। हम उसको संविधान कहते हैं। जब ये व्यापक स्तर पर है, जब ये बड़े हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है, क्योंकि एक देश की शासन व्यवस्था है। हमारे अपने खुद के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं देश में, एक साथ सब पे लागू हों, इसीलिए हमने इसको नाम दिया कॉन्स्टिट्यूशन, इसीलिए हमने इसको नाम दिया संविधान। तो भारत का संविधान क्या है? संविधान क्या है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसमें किसी बच्चों के यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन। अच्छा, कैबिनेट मिशन ना एक 3 सदस्यीय था, इसमें 3 सदस्य हुआ करते थे, 3 सदस्य, और ये तीनों कहाँ से आए थे? ब्रिटेन। इसको कैबिनेट क्यों बोला गया? क्योंकि ये ब्रिटेन के मंत्री थे और 1946 में आया और इसी ने सिफारिश की कि आप क्या करो बेटा, आप क्या करो, आप हमारे लिए एक संविधान बना के दे दो। ठीक है, ये पूरी कहानी लिखी हुई है कि 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। केवल भारतीयों को लेकर बनने वाली एक स्वतंत्र संविधान सभा की मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और तेज हो गई और दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। ये क्या किया गया? संविधान सभा क्या हुआ? हमने अभी देखा था आपसे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, उसको ही आप हिंदी में संविधान सभा कहते हैं। और ये किसकी रिकमेंडेशन पर आया? ये आया रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट मिशन। ये कौन था? एक ब्रिटिश दल था, पेंथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर एंड स्टेटफोर्ड क्रिप्स इसको लेकर आए थे। ये तीनों लोग भारत की शासन व्यवस्था को कैसे भी करके सही करना चाहते थे। अंततः निर्णय क्या आया? हम संविधान सभा बना के जा रहे हैं और ये भारत के संविधान का निर्माण करेगी। अब देखो, इन ब्रीफ थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी को भी समझ लेते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सवाल हमको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है बच्चा, अब देखो संविधान सभा है ना, एक शब्द लिखा हुआ है कि संविधान सभा। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा एक ऐसी व्यवस्था, बेसिकली आप लोग कह सकते हैं कि लोगों का समूह है, ये ग्रुप ऑफ पीपल है, पीपल है जिसने जिसने क्या किया? मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या, जिसने भारत के संविधान को बनाया, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। किस किस के सिफारिश बनी? कैबिनेट मिशन। इसका आधार क्या था बच्चा? बहुत सिंपल सा समझना। देखो ने क्या किया कि इसके जो टोटल मेंबर थे, टोटल मेंबर टोटल मेंबर की संख्या थी बेटा 389, 389। ये 389 लोग कैसे आए थे बच्चा? समझना, इसका क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके से था कि ब्रिटिश प्रोविंस से आते थे 292। उस समय जो हमारा प्रशासन था
चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से आते थे 4 और जो प्रिंसली स्टेट हैं इनसे आते थे 93। तो कितनी सीटें थीं? 389। इनका बंटवारा कैसा था? ब्रिटिश प्रांत, यहाँ से कितने लोग आए? यहाँ से आए बच्चा हमको 292 लोग। चीफ कमिश्नरी एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ पे एक अधिकारी शासन करता था, पुलिस का शासन होता था। जो डिस्टर्ब एरिया है, जो ट्राइबल एरिया है, जहाँ पर इंसर्जेंसी ज़्यादा रहती है, तो वहाँ पे हमने कमिश्नरी रूल रखाया हुआ था। ये ऐसे 4 क्षेत्र हुआ करते थे, तो उनके प्रतिनिधि थे। प्रिंसली स्टेट, देसी भारतीय राजा रजवाड़े, ये प्रिंसली स्टेट के नाम से जाने जाते हैं। इनके 93 क्या थे? रिप्रेजेंटेटिव्स थे। इनके 93 प्रतिनिधि थे। कैसे बनाए गए 389 सदस्य? ये आए कैसे? इसका आधार क्या था? इसका बेस क्या था बच्चा? तो अगर हम इसके आधार की बात करते हैं, इसके अगर बेस की बात करते हैं, तो आप बेस को समझिए, कुछ ऐसे थे। हमने पॉपुलेशन को आधार माना, सबसे पहले पॉपुलेशन। और कितनी पॉपुलेशन बच्चा? कितनी पॉपुलेशन? 10 लाख की आबादी पर एक सीट चुनी गई। मतलब लगभग ये जो 389 सीट है, इनको एवरेज 10 लाख की पॉपुलेशन पे एक ली। हमने यहाँ पे कुछ कैटेगरी बना दी, कैटेगरी हमने कुछ वर्ग बना दिए। जैसे हमने बना दिया एक जनरल, सामान्य वर्ग से ले आए, ठीक है। हमने फिर एक बना दिया सिख कम्युनिटी, और एक बना दिए मुस्लिम। उस समय भारत में ये 3 ही वर्ग थे। तो आपसे पूछा जाएगा कि हमारी संविधान सभा के चुने जाने के आधार क्या है? आधार आप लोग बताएंगे। 10 लाख की आबादी, कितने वर्ग हैं? 3। सामान्य, इसमें सब कुछ आ रहा है, हिंदू, जैन, बौद्ध, सब इसी में आ रहा है। सिख एक स्पेशल, और फिर आपको देखने को मिलेंगे मुस्लिम्स, जो कि एक बहुत बड़ी आबादी आपके पास हुआ कर। ठीक है भाई, चलिए कैसे चुना गया? इलेक्शन का आधार क्या था? तो बेटा ये इलेक्टेड थी क्या? यस, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड। कैसी संविधान सभा थी? ये इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड थी। नॉमिनेटेड मतलब क्या हुआ? ये निर्वाचित और मनोनीत संविधान सभा थी। हालांकि इलेक्शन का मेथड इनडायरेक्ट था, डायरेक्ट नहीं था, इनडायरेक्ट। नॉमिनेशन, जो प्रिंसली स्टेट थे वहां के राजाओं ने अपने प्रतिनिधि भेजे, वहां कोई प्रोसेस नहीं अपनाया गया। तो इलेक्टेड और नॉमिनेटेड, निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों से मिलकर बनी थी भारत की संविधान सभा, याद रखिएगा। तो संविधान सभा के सदस्य इतने हैं, सारी कहानी आपको क्लियर हो गई है, कैसे ये चुनी गई है, सब कुछ, ठीक है। फिर यहाँ पर इसमें वोटिंग होती है, किसको कितनी सीटें मिल जाती हैं, ये चीज़ें आपको अभी जानना जरूरी नहीं है, क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं, समझिए। फिर हम लोग संविधान सभा का गठन कब को होता है, इसका जो फॉर्मेशन होता है बच्चा, ये आपको याद रखना है। इस संविधान सभा का फॉर्मेशन होगा, ये कब होगा? ये होगा जुलाई 1946। जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हो जाता है, ठीक है। फिर इसकी वर्किंग स्टार्ट होती है। ये वर्किंग कब शुरू होती है, इसकी बैठक कब स्टार्ट होंगी बेटा? तो इसकी जो बैठक है, इसकी जो वर्किंग है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा इस संविधान सभा ने वर्किंग कब स्टार्ट की? संविधान सभा ने जो कार्यवाही है, ये कार्यवाही कब प्रारंभ की? तो आप बताएंगे बच्चे, ये हुई दिसंबर 1946 में। दिसंबर 1946 में से अपना काम करना प्रारंभ किया और बहुत सारे काम किए। अब समझिए, जैसे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के चेयरमैन पूछा जाता है, किसके चेयरमैन कौन है? संविधान सभा के जो अध्यक्ष है, ये कौन है बेटा? तो आप 2 चीज़ें याद रखते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया टेम्परेरी चेयरमैन। और फिर हम लोग देखते हैं कि 11 दिसंबर 1946 को जो राजेंद्र प्रसाद हैं, इनको बनाया जाता है परमानेंट चेयरमैन। तो चेयरमैन आपसे कोई पूछ सकता है। दूसरा यहाँ पे आता है बेटा आपके पास एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित नेहरू ने पेश किया था। किसने पेश किया? पंडित नेहरू ने। यहाँ पे 2 डेट याद रखनी है। एक आपको याद रखना है कि 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पेश किया गया, जो कि इसकी 5वीं बैठक थी। और आप लोग याद रखते हैं 22 जनवरी 1947 को ये एक्सेप्ट किया जाता है। तो संविधान सभा के चेयरमैन कौन थे? पहले सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि टेम्परेरी थे, जो 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग में बना दिए गए। ये प्रोविजन कहाँ से लेके आए? ये फ्रांस से लेके आए, कि फ्रांस में जब संविधान सभा गठन किया गया, उन्हें दिक्कत आ रही थी कि किसको अध्यक्ष बनाए। उन्होंने बना दिया सबसे बुजुर्ग सदस्य को। हमने भी यही किया, और ये व्यवस्था आज भी देखने को मिलती है प्रोटेम स्पीकर के तौर पर। जब भी लोकसभा चुनकर आती है, तो एक प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, जो कि सबसे सीनियर व्यक्ति होता है, वो भले किसी भी पार्टी का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको बनाते हैं। तो हमने इनको बना दिया। सेकंड 10 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई। अब हमें एक सामने की दिक्कत था कि कब तक टेम्परेरी व्यक्ति के साथ चल सकते हैं, एक परमानेंट अध्यक्ष चाहिए। हमने सेकंड मीटिंग में उसका एक ड्राफ्ट बना दिया और एक नाम सोचा कि इस व्यक्ति को बनाएंगे। 11 दिसंबर को तीसरी बैठक में हमने ये फाइनल कर दिया कि हमारे जो स्थायी अध्यक्ष हैं वो राजेंद्र प्रसाद हैं। राजेंद्र प्रसाद
जो आगे जाके भारत के पहले राष्ट्रपति बनते हैं, ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। हम लोगों ने बहुत सारे व्यक्तियों के योगदान को पढ़ा है संविधान में, लेकिन हम जब बात करते हैं व्यक्तियों की, तो हमारा इतिहास हमेशा कुछ लोगों को साइड कर देता है, कुछ लोगों को पीछे छोड़ देता है। उसमें एक है हमारे राजेंद्र प्रसाद। इतना बड़ा काम, देखो ड्राफ्ट बनाया नो डाउट अंबेडकर साहब ने, और पूरी संविधान सभा को चेयर कौन कर रहे थे? राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। पूरे जो फंक्शंस हैं, पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसको कौन मैनेज कर रहा था? राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। तो इस व्यक्ति के योगदान को कैसे भूल सकते हैं? क्यों हमने भूला है? हमको इनको सम्मान के साथ याद करना है, हमें इनके योगदान को बनाए रखना है, ध्यान रखिएगा। तो उसके चेयरमैन कौन थे बेटा? ये थे राजेंद्र प्रसाद। इस तरीके से संविधान की कहानी यहाँ पर प्रारंभ हुई। यहाँ पे बहुत सारी समितियां बनाई गई, काफी सारी कमेटियों की यहाँ पर हेल्प ली गई। उन कमेटियों के द्वारा भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। कब बना सर? कब बना? देखो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ, और इस दिन यह पार्शियली लागू भी हो गया। इसको हमने पार्शियली, या आप कह सकते हैं कि आंशिक तौर पर इसको लागू कर दिया, लागू हो गया। इस समय क्या था? इसमें क्या था? आप कहेंगे कि 395 आर्टिकल होते थे, यहाँ पे 22 भाग हुआ करते थे हमारे संविधान में, और 8 स्केड्यूल्ड होती थी, 8 अनुसूचियां होती थी। ये भारत के संविधान का एक छोटा सा स्ट्रक्चर है। इसमें आप एक डेट को और याद रखेंगे, विच इज 26 जन 1950। क्यों सर? हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ, संविधान बना कब, और संविधान कंप्लीटली कब से लागू हुआ? आप ये दो डेटों को थोड़ा सा याद रखेंगे। वर्तमान में हमारा संविधान क्या है? वर्तमान में हमारा संविधान क्या है? तो वर्तमान में हमारे संविधान की जो कहानी है वो कुछ ऐसी है। देखो बच्चे, अगर आर्टिकल्स की बात करते हैं तो आर्टिकल्स अभी हमारे लगभग 460 प्लस हो चुके हैं। जो पार्ट हैं हमारे पास ये 25 हो चुके हैं, और जो शेड्यूल्ड हैं इनकी संख्या आपके पास 12 हो चुकी है। तो ये पहले था, ये आपको अब देखने को मिला है। तो संविधान सभा ने बनाया, ठीक है, इसकी बैठक हुई, इसकी वर्किंग, इसके चेयरमैन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो आज के समय पर प्रस्तावना के नाम से जाना जाता है, ये लगभग सारी चीजें आपके इस चैप्टर में यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, या ये लगभग सब कुछ आपके यहाँ पे सीखने को मिलता है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि कैसे हमारा संविधान बना। 24 जनवरी 1950 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 24 जनवरी 1950 संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किए और 284 लोगों ने उस दिन इस पर साइन किए। भारत का नेशनल सॉन्ग, भारत का नेशनल एंथम एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इसी दिन एक्सेप्ट किया गया। 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले मनोनीत राष्ट्रपति बने। 24 जनवरी 1950 को ही हमने राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान को स्वीकार किया। 22 जुलाई 1947 में हमने हमारा फ्लैग एक्सेप्ट कर लिया था। अच्छा, फ्लैग कमेटी में दिक्कत है। फ्लैग कमेटी को चेयर कौन कर रहा था? जेबी कृपला ने। और एडॉक फ्लैग कमेटी को चेयर कौन कर रहा था? राजेंद्र प्रसाद। जो सजेस्ट किया गया है वो राजेंद्र प्रसाद कमेटी द्वारा है, जो कि ट्राई कलर है, जिसको पिंगली वेंकैया ने बनाया हुआ है। ये 22 जुलाई को अपनाया गया था। इसी संविधान सभा ने हमारी यूनिट जो कॉमनवेल्थ है, या वर्ल्ड बैंक, IMF, यूनाइटेड नेशन, इनमें भारत की सदस्यता का अप्रूवल भी दिया। तो काफी सारे काम किए संविधान सभा ने, ना सिर्फ संविधान बनाया है। आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो संविधान सभा हमने बना दी, और हमने 150 साल की अंग्रेजी हुकूमत के बाद भारतीयों की आखिर अपनी नियति और भविष्य तय करने का मौका मिला था। संविधान आपके पास बन गया। अब देखो, अगर हम लोग पहले चैप्टर की बात करते हैं तो इसमें कुछ बातें लिखी गई हैं। नेपाल में लोकतंत्र के लिए कई जन संघर्ष हो चुके हैं। 1990 में संघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई। एक वर्ड आ रहा है डेमोक्रेसी, और ये बहुत टाइम से चल रहा है डेमोक्रेसी। हम इसको कई बार बता चुके हैं, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट इज डेमोक्रेसी? आप इसको कहते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र का बच्चा बहुत सरल सा मतलब क्या होता है? जनता का शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा, है ना। फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। अब्राहम लिंकन की परिभाषा है। नहीं सर, नहीं आती समझ। देखो बेटा, पहले सिर्फ एक व्यक्ति का शासन होता था, वही सब कुछ करता। जनता के शासन का मतलब है कि कानून बनाती है जनता, चाहे भले वो प्रत्यक्ष तौर पर बनाए या अप्रत्यक्ष तौर पर, लेकिन बनाने वाली कौन है? जनता। जैसे भारत में कानून कौन बनाता है? भारत में नियम कौन बनाते हैं? संसद। संसद में कौन बैठे होते हैं? सांसद।
क्या कोई भी सांसद बन जाता है क्या? नहीं, हम उनको इलेक्ट करते हैं। तो एक ऐसी शासन व्यवस्था जहां जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हो जाती है। ब्रिटेन ब्रिटेन में भी कानून कौन बनाते हैं? सांसद नहीं, संसद मोहर लगाती है, बनाती जनता है। जनता बोलती है हमें ऐसा कानून चाहिए, जनता कहती है हमको ये कानून नहीं चाहिए। जब जनता डायरेक्ट पार्टिसिपेट करे कानून बनाने में, वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और जहां जनता अपने प्रतिनिधियों को चुने वह इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी आती कैसे? क्रांति के परिणाम, स्ट्रगल के परिणाम स्वरूप, संघर्ष के परिणाम स्वरूप। जैसे भारत की आज़ादी की लड़ाई को देखिए, 1857 के बाद बहुत तीव्र हुई और 100 साल लगे, हम पूरे तरीके से आज़ाद हो गए। हालांकि संघर्ष उससे पहले से चल रहे थे, ट्राइबल, पीसेंट, रिलीजियस मूवमेंट चल रहे थे, लेकिन पूरे देश में नहीं थे, ये क्षेत्रीय थे, ये रीजनल थे। एक रिवॉल्ट होता है विच इज नॉन एज 1857 रिवॉल्ट, मंगल पांडे, वहां से एक ऐसी लहर उठती है कि भारत आजादी की तरफ बढ़ता है। तो भारत का संविधान बनने के पीछे कहीं ना कहीं जो हमारी आजादी की लड़ाई है उसका योगदान बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें डेमोक्रेसी मिली, हमें लोकतंत्र मिला। तो लोकतंत्र क्या है? जनता का शासन। लोग प्लस तंत्र, एक ऐसा तंत्र जो लोगों से मिलकर बना हुआ है, इट्स कॉल्ड डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी आपने एक वर्ड पढ़ा होगा कि फर्स्ट वन इज डेमोस, सेकंड वन इज क्रेसिया। डेमोस मतलब क्या है? जनता, और क्रेसिया मतलब क्या है? शासन। ऐसा शासन जो जनता के द्वारा चलाया जाता हो। लोकतंत्र के प्रकार आप लोग जानते हैं, ये दो प्रकार का होता है बच्चा। अगर आप डेमोक्रेसी की बात करेंगे, ये दो प्रकार का है। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र ये कौन है? ब्रिटेन। ब्रिटेन रेफरेंडम, पेब्लिसाइड, राइट टू रिकॉल, है ना, ये इसके फीचर है, ध्यान रखना, ब्रिटेन में देखने को मिले। एक होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है? इंडिया, यूएसए, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हम रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और वह अपने कानून बनाते हैं। यहाँ पे इसको कहते हैं प्रतिनिधि लोकतंत्र, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ऑफ इश्यू। आप प्रत्यक्ष लोकतंत्र भी आप इश्यू कहते हैं, हम अपने लोगों को यहाँ पर चुन रहे हैं, वह कानून बनाते हैं और उसके माध्यम से हम लोगों पे शासन किया जाता है या हमें गवर्न किया जाता है। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल है सर, कौन है लोकतंत्र? नेपाल। नेपाल आप लोग जानते हैं बहुत छोटा सा देश है। यहाँ पर 1990 में संघर्ष हुआ, हर जगह संघर्ष ही हुए, हर जगह पर हमें स्ट्रगल देखने को मिला है डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए। तो एक प्यारा सवाल बन सकता है कि भैया नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कैसे हुई? आप इसका रेफरेंस यहाँ पर दे सकते हैं। ये लोकतंत्र व्यवस्था 2002 तक यानी 12 साल तक कायम रही। 2002 तक कायम रही। अक्टूबर 2002 में राजा ज्ञानेंद्र ने गांव में माओवादी संगठन के बढ़ते प्रभाव का बहाना बनाकर सेना की मदद से सरकार के विभिन्न कामों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। अब देखो, बढ़िया सवाल है। लोकतंत्र आया 12 साल के लिए, जैसे छुट्टी होती थी बचपन में 2 महीने के लिए, बड़ा अच्छा लगता था, फिर स्कूल फिर खराब लगता था, है ना, कि 2 दिन की रोशनी और वही अंधेरी शाम, ऐसी वाली। पहले हमारे पास खराब थे फिर खराब हुए। सीखना, इससे सीखो। यहां पे एक बात आ रही है, सेना, है ना, ऑथोरिटेरियन रूल, ऑथोरिटेरियन रिजीम। यहां इन्होंने सेना की सहायता से पूरे तरीके से, देखो माओवादी क्या है? माओवादी एक संगठन है, माओ एक ग्रुप है जो लोकल नेपाली के लोग हैं, इनका बहाना बना के यहाँ के जो राजा थे उनका नाम याद रखिए, कौन है? ज्ञानेंद्र ने गांव में माओवादी संगठनों के बढ़ते प्रभाव का बहाना बनाकर सेना की मदद से सरकार के विभिन्न कामों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया और फरवरी 2005 में राजा ने शासन की बागडोर पूरी तरह अपने हाथों में ले ली। पहले लोकतंत्र था, फिर क्या आ गया बेटा? फिर क्या आ गया? फिर क्या है? फिर से मोनार्किज्म आ गया, फिर से एक व्यक्ति का शासन यहाँ पे आ गया और ये जनता के साथ छलावा है, ये जनता के साथ क्या है बेटा? धोखा है, याद रखिए। हम इस पर कभी डिटेल में चर्चा करेंगे, फिलहाल एनसीईआरटी जितना बोल रही है आपको उतना यहाँ पे समझना है। आप ब्रिटेन में लोकतंत्र के बारे में जब लिखना शुरू करेंगे तो आप बता सकते हैं कि पहले राजा का शासन था, आप उसको एक्सप्लेन कीजिए, फिर संघर्ष हुए, फिर लोकतंत्र हमको मिला, फिर 2002 तक चला और फिर हम लोग देखेंगे कि फरवरी 2005 में पूरी तरीके से बागडोर राजा के साथों में यहाँ पे आ जाती है और इन्होंने अन्य राजनीतिक दलों के साथ एक 12 सूत्री समझौते पर दस्तखत कर दिए और इस समझौते में आम लोगों को लोकतंत्र और अमन चैन बहाल होने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। लोकतंत्र के लिए देखो, 2 में ऐसा कर लिया और 5 में इन्होंने फिर से उसी संगठन से एक एग्रीमेंट साइन किया और लोगों को ऐसा लग रहा था कि हमें फिर से डेमोक्रेसी मिलेगी। लेकिन फिर हम लोग देखते हैं कि आंदोलन 2006 तक अपने शिखर पर पहुंच चुका था। आंदोलनकारियों ने राजा की ओर से दी गई छोटी छोटी रियासतों को नामंजूर कर दिया और आखिरकार अप्रैल 2004 में राजा को तृतीय संसद बहाल करके राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का मौका देना पड़ा। 2008 में राजतंत्र को खत्म करके नेपाल में फिर से लोकतंत्र। तो बड़े चरण है,
बड़ी चीज़ें हैं, सेना का शासन, जैसे हमारा पाकिस्तान है, हमारा पड़ोसी है, बस सेना का शासन चलता है, वहाँ आर्मी रूल चलता है और लोकतंत्र भले है, कोई दिक्कत नहीं। तो नेपाल का संघर्ष आप लोग बता सकते हैं। हमारा संविधान क्यों इतना स्ट्रांग है, क्यों इसको इतना लंबा बनाया गया है? इसीलिए ताकि कोई व्यक्ति उसको आसानी से अमेंड नहीं कर सके, कोई व्यक्ति आसानी से उसको नहीं बदल सके। इनके पास संविधान नहीं था, इनके पास लोकतंत्र था। बाद में फिर लोकतंत्र आपके पास आ गया। तो नेपाल के संघर्ष को हम लोग बेहतर तरीके से याद रख सकते हैं, क्योंकि यहां से हमसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। तो भारत का संविधान क्या है, कैसे बना, पता चल गया। नेपाल का संघर्ष आपको पता चल गया। अब है भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण। अगला जो टॉपिक है आपके पास वो है फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मुख्य लक्षण क्या कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या कहता है भारत का संविधान। अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को उठा के देखोगे, अगर भारत के संविधान को उठा के देखोगे, तो इसके क्या मुख्य लक्षण है, हमने क्या बनाया है। हमने बहुत कुछ बनाया है। देखो बेटा, फीचर्स की बात नहीं कर रहे, विशेषताएं हर कोई जानता है कि भारत का संविधान लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी रिजिडिटी का कॉम्बिनेशन है, एफआर है, बहुत सारी चीजें। हम कुछ मेन कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, मेन फीचर्स की बात कर रहे हैं, मुख्य लक्षण की बात कर रहे हैं जो संविधान में आपको देखने को मिले। कैसे बताएंगे कि भारतीय संविधान के मेन मेन लक्षण आपको लिखना है। देखो भाई, कैसे लिख सकते हो, समझो क्या किया है संविधान ने। सबसे पहला सवाल, क्या किया है, क्या किया है, वजह समझो। हमने रूल ऑफ लॉ को एस्टेब्लिश किया, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रूल ऑफ लॉ। क्या किया इसने, विधि के शासन की स्थापना की। और ये विधि का शासन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये किसकी देन है, ये इसी की देन है। हमने इक्वेलिटी जैसी व्यवस्था को लेकर आए, हम समानता को लेकर आए। हमारे देश में आज के समय पर इक्वेलिटी है हर जगह, हर जगह हमको क्या देखने को मिलता है बेटा, समानता देखने को मिलती है। हमने लोगों को अधिकार संपन्न बनाया, हमने पब्लिक को राइट दिया है, सबके पास अधिकार है, वो जैसे अपने जीवन को जीना चाहें जी सकते हैं। हम जस्टिस को इंश्योर करते हैं, हमने लोगों को न्याय दिया है कि अगर आपके साथ किसी भी तरीके गलत होता है हम आपको न्याय उपलब्ध कराएंगे। अधिकार है, समानता है, समानता कई तरीके से, इनके सबके अलग अलग डेफिनेशन आप लोग पढ़ते आए हम लोग। न्याय है, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक। हमने यहाँ पर फ्रेटर्निटी को बढ़ावा दिया है, फ्रेटर्निटी है इसको बढ़ावा दे रहे हैं हम लोग, बंधुता को बढ़ावा दे रहे हैं, भाईचारे को बढ़ावा दे रहे हैं कि सब लोग कैसे रहें, सब लोग बहुत अच्छे तरीके से रहें, हंस खुशी होकर आपके पास रहें। अधिकार दिए लोगों को, इक्वलिटी दी है, हमने भाईचारा दिया है, फ्रेटर्निटी दिया है, सब कुछ दिया है। हमारे संविधान की यही मुख्य लक्षण है। अब आप विशेषताएं लिखना चाहें तो कुछ भी लिख दीजिए, लेकिन संविधान है, मौलिक अधिकार है, डीपीएसपी है, सब कुछ है। 11 नंबर में क्वेश्चन आता है भारत के संविधान के मुख्य लक्षण लिखिए। तो आप इन कीवर्ड्स को, आप पहले भारत के संविधान को डिफाइन कीजिए कि व्हाट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फिर आप इन कीवर्ड्स पे चर्चा करना शुरू कर दीजिए और आप बहुत बेहतर तरीके से आंसर लिख के आ पाएंगे। ठीक है, देखो एनसीईआरटी है, बेसिक बातें, आप इन बेसिक बातों को समझो। हमने डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश किया है, संविधान ने क्या किया, क्या किया, डेमोक्रेसी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या लेकर आए, लोकतंत्र लेकर आए। और लोकतंत्र में क्या है, जनता का शासन है। हमने यहाँ पर रिपब्लिक बनाया, भारत को क्या किया है, रिपब्लिक, एक गणतंत्र बना दिया, एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसका हेड ऑफ द स्टेट चुना हुआ होता है, इलेक्टेड होता है। इट्स कॉल्ड रिपब्लिक, इट्स कॉल्ड डेमोक्रेसी। ठीक है, हमने ये बना दिया, सॉरी रिपब्लिक बना दिया। ठीक, और क्या है सर, और क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय शासन व्यवस्था, जहां पर इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दो प्रकार के हेड आपको देखने को मिलते हैं। संसदीय शासन व्यवस्था आपको देख, संसदीय शासन व्यवस्था आपको देख। हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत सारी चीजें, जितना सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है ना, ये सब कुछ क्या है, ये आपके संविधान के मुख्य लक्षण है। यहाँ पर जुडिशरी है, हमने लोगों के लिए न्यायपालिका प्रोवाइड की हुई है, और ये न्यायपालिका क्या है, ये संविधान की संरक्षक है, संविधान की रक्षा करती है। लोकल गवर्नमेंट लोगों को दे दी, लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार यहाँ पे दे दी, स्थानीय सरकार है। ये किसके फीचर है बेटा, ये हमारे संविधान के। पहले ऐसे था क्या, नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। सबको हमने सशक्त बना दिया, सबको हमने यहाँ पे क्या किया, मजबूत बना दिया। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, फंडामेंटल राइट के द्वारा, फंडामेंटल राइट है। अब देखो, अगर मैं बेसिक चीज़ों की और बात करूँ तो हमने एफआर दिया लोगों को, एफआर फंडामेंटल राइट,
जो नहीं थे मूल अधिकार, डीपीएसपी राज्य के गाइडिंग प्रिंसिपल्स, एफडी लोगों पे नियंत्रण रखने की यहाँ पे एक व्यवस्था की गई है। तो सब कुछ दे दिया है इस संविधान ने, और ये संविधान के मुख्य लक्षण है, इसके फीचर्स है। बेटा ये 11 नंबर में सवाल बन सकता है। एक तो विशेषताएं आ सकती हैं कि भारत के संविधान की विशेषताएं लिखी, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप लिख ही सकते हैं। इतनी सारी चीजें मैंने आपको बता दी कि रिजिडिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है, एफआर है, डीपीएसपी है, रूल ऑफ लॉ है, विधि का शासन है, बहुत कुछ है। आई होप आप इनको लिख पाएंगे, आप समझ पाएंगे। पहले चैप्टर के कीवर्ड्स पे चलते हैं। पहले चैप्टर के हम शब्द संकलन को देखते हैं। मनमानापन, है ना, मनमानापन। जब सब कुछ किसी व्यक्ति के फैसलों या पसंद नापसंद से लगता है तो उसे मनमानापन कहा जाता है। जहाँ नियम तय नहीं किए जाते या जहाँ फैसलों का कोई आधार नहीं होता उसे मनमानापन कहते हैं। इट्स कॉल्ड ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी क्या होती है? अराजकता, और अराजकता को आप लोग यहाँ पर कहते हैं मनमानापन। देयर इज नो रूल्स एंड रेगुलेशन, नो रूल्स एंड रेगुलेशन, सुपरमेसी ऑफ अ पर्सन, इट्स कॉल्ड ऑटोक्रेसी, इट्स कॉल्ड अराजकता। आदर्श, आइडियल, अगला वर्ड है आइडियल। जब कोई लक्ष्य सिद्धांत अपने शुद्ध या सर्वश्रेष्ठ रूप में होता है तो आप उसे आदर्श कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद। संविधान का आदर्श क्या है? इसका आइडियल क्या है? इसका आइडियल क्या है? इसका आइडियल है रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। और विधि का शासन मतलब क्या है कि सबके साथ इक्वली, सबके साथ समानता लेके आना। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट, बहुत सारी लड़ाइयां यहाँ पर हुई जिन्होंने अंग्रेजों को भारत से बाहर भगाया। राज व्यवस्था, पॉलिटी, इसका आशा एक ऐसी समाज से है जिसकी राजनीतिक संरचना व्यवस्थित है। भारत एक लोकतांत्रिक राज व्यवस्था है। संप्रभु, सॉवरेनिटी, क्या है? एक ऐसा देश जो अपने फैसलों के लिए स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, किसी बाहरी शक्ति का, किसी तरीके का कोई भी हस्तक्षेप आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। ये कुछ बातें जो पहले चैप्टर से हम यहाँ पे सीखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरे इसके कुछ और वर्ड्स है बच्चा। राज व्यवस्था, पॉलिटी, संप्रभु, मानव व्यापार, निरंकुशता, ऑटोक्रेसी, सब कुछ हमने यहाँ पर देख लिया। ठीक है, 24 जनवरी 1950 की है, जो मैंने आपको बताया था बेटा, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे। ये जो ये देखो इमेज देखिए, ये 24 जनवरी, ये सब लोग लाइन से खड़े हुए, क्या कर रहे हैं? उपरोक्त तस्वीरों में 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्य अपनी आखिरी बैठक में संविधान की प्रति पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। आखिरी बैठक क्या है सर? देखो, संविधान सभा की मीटिंग्स, तो जैसे पहली मीटिंग है, पहली फर्स्ट मीटिंग हुई बेटा कब? 9 ऑफ दिसंबर 1946 को। इसी तरीके से इसकी लास्ट मीटिंग होती है, लास्ट ये होती है 24 ऑफ जन 1950। इस दिन संविधान सभा पे हस्ताक्षर किए थे सभी लोगों ने। तो यही आपके पास बता रहा है कि सभी लोग हैं इसमें, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बहुत सारे लोगों के नाम यहाँ पर लिखे गए इस पर साइन कर रहे हैं। तो लास्ट मीटिंग का हुई सर 24 जनवरी। अच्छा, इसकी सेशन कितने हुए, कितने अधिवेशन हुए? अधिवेशन आपसे कोई पूछ सकता है बेटा, तो आप लोग बताएंगे कि अधिवेशन हुए 12, है ना, 12 सेशन हुए इसके। और मीटिंग कितनी हुई संविधान सभा की? तो मीटिंग्स आपको देखने को मिलेंगी लगभग 165। सबसे लास्ट मीटिंग में हमने क्या किया? हस्ताक्षर कर दिए, हमने साइन कर दिए। आप लोग कोशिश करिए संविधान सभा की सभी समितियों के अध्यक्षों को याद करें, महिला सदस्यों को याद करें, और बहुत सारे लोगों का जो प्रतिनिधित्व इसमें दिया गया है, आप इसको भी थोड़ा सा याद करें। ठीक है, जितना दिया गया था हमने पहले चैप्टर उससे ज्यादा पढ़ लिया है, अब हम लोग समझते हैं। धर्म निरपेक्षता एक ऐसा वर्ड है जो कहीं ना कहीं हम लोगों को सीखना चाहिए, विच इज नॉन एज सेक्युलरिज्म। जब हम लोग इंग्लिश की बात करते हैं तो एक वर्ड है सेक्युलरिज्म, है ना। हमारे भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, इस प्रियम्बल में हमारे स्टेट के नेचर को बताया गया है कि वी हैव टू मेक अ सेकुलर स्टेट। हम प्रियम्बल में वादा कर रहे हैं कि हमको एक सेकुलर स्टेट बनाना है। सेकुलरिज्म क्या है? एक कंसेप्ट है, एक आइडिया है, एक विचारधारा है। देखो, दुनिया के बहुत सारे देश हैं, लगभग आधे से ज़्यादा देश ऐसे होंगे जो किसी ना किसी एक विचारधारा, एक रिलीजियन या एक किसी बुक के साथ चलते हैं। उनके कुछ निश्चित प्रिंसिपल हैं, निश्चित आइडियाज़ हैं, और वो उन्हीं पे काम करते हैं। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुत सारे रिलीजियन, बहुत सारी एथनिसिटी, बहुत सारी कम्युनिटी, बहुत सारे वर्ग यहाँ पर पाए जाते हैं। सभी लोगों को साथ में लेके चलना है।
संविधान सभा के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था, हम क्या बनाएं, बनाए तो किस तरीके का नेचर बनाएं, क्योंकि अगर एक रिलीजन को प्रायोरिटी देते हैं तो बाकी सारे जो लोग हैं ये थोड़ा सा यहाँ पर अच्छा फील नहीं करेंगे, या इनको ऐसा लगेगा कि हमारे जो अधिकार हैं, हमारे जो राइट हैं, ये उतने बेहतर नहीं है। तो इसीलिए हमने एक ऐसा स्टेट बनाया विच इज सेकुलर स्टेट। सेकुलर राज्य का मतलब क्या होता है, धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है, आप इसको बहुत अच्छे समझिए कि भारत के संविधान में बहुत क्लियरली किया गया है कि स्टेट हैज नो रिलीजन, स्टेट सेल प्रोटेक्ट ऑल रिलीजन इन इक्वल मैनर। राज्य का कोई धर्म नहीं है, राज्य सभी धर्मों को एक समान रूप से देखेगा और सभी को समान संरक्षण देगा। तो जब भी कोई आपसे बहुत बड़े लेवल पे सेकुलरिज्म या धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, आप बोलेंगे कि सभी धर्म जहां एक बराबर हो, एक समान से माना जाए, वही सारे की वही व्यवस्था आपके पास धर्मनिरपेक्षता कहलाती है। मतलब भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, मतलब जो धर्म है वो व्यक्ति का निजी मामला है, वो उसको जैसे मानना चाहे वैसे मना सकता है। एक इमेज आपके सामने है, इसमें लिखा गया है कि हम सेकुलर हैं, हमारे पास इतने सारे लोग हैं। देखो, हिंदुइज्म की हम लोग बात करें, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सब कुछ है, सब लोग एक साथ यहीं पे रहते हैं। हमारे पड़ोसी देशों की बात करें, चाहे वो श्रीलंका हो, म्यांमार हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, भूटान हो, या हम सेंट्रल एशिया की बात करें या वेस्ट एशिया की बात करें, या पूरी दुनिया में कहीं चले जाइए, हर जगह धर्म का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। कहीं चर्च का प्रभाव रहेगा, कहीं मस्जिद का प्रभाव रहेगा, कहीं किसी बुक का प्रभाव रहेगा, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिस भारत में किसी का भी प्रभाव नहीं है। हम एक ही किताब से चलते हैं, वो है भारत का संविधान। What is secularism? Secularism is a concept, एक idea where all religion are equal in front of state। जहां राज्य के लिए सभी धर्म बराबर है, वो किसी के साथ कोई भेदभाव यहाँ पे नहीं करते। ठीक है भाई, चलिए, तो सेकुलरिज्म आपको समझ में आ गया है। ये धर्मनिरपेक्षता एक कंसेप्ट, एक आइडिया है जहां सभी लोग कैसे रहते हैं, समानता के साथ रहते हैं। ऑल 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 रिलीजन ऑल रिलीजन इक्वल इक्वल, यहाँ सभी सभी धर्म धर्म समान है। अब आपसे कोई पूछ सकता है कि इसका प्रावधान क्या किया गया है, आप बताएंगे। भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना में इसका वर्णन किया गया है प्रियम्बल में। प्रियम्बल में दो शब्दों का प्रयोग किया गया है हिंदी में। एक शब्द है धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता। अब धर्मनिरपेक्षता जो वर्ड है, इसके लिए भी सेकुलरिज्म यूज किया जाता है। और एक शब्द और है हिंदी में, विच इज पंथ पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता। तो बच्चे, ये दो शब्द है ना, इन दो शब्दों का मतलब क्या होता है? धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है, राज्य का कोई धर्म नहीं है। मतलब सभी धर्म कैसे हैं? सभी धर्म समान है। हमारे यहाँ पर किसी भी व्यक्ति के साथ, धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ना ही जो देश का शासन है ये किसी धार्मिक किताब के आधार पर चलाया जाएगा। हम एक ही किताब के आधार पर चलते हैं और वो है आपका संविधान। क्लियर है भाई? चलिए, पंथ निरपेक्षता क्या कहता है? ये कहता है कि राज्य किसी स्पेशल, कोई भी स्पेशल जो रिलीजियस बुक होती है, इस रिलीजियस बुक को बिलीव नहीं करेंगे। हम किसी एक पर्सनल आइडियोलॉजी पे काम नहीं करेंगे, हम काम करते हैं संविधान के आधार पर। आप इसी को धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। धर्मनिरपेक्षता क्या है, आपसे कोई पूछेगा, आप बता दीजिएगा। अब देखो, भारत के संविधान में अगर हम इतिहास की बात करें तो हमें धर्म के आधार पर भेदभाव, बेदखली और अत्याचार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। शायद आपने पढ़ा ही होगा कि हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों पर किस तरह के अत्याचार किए। वहां कई लाख लोगों को केवल धर्म के आधार पर मार दिया गया था। लेकिन अब यहूदी धर्म को मानने वाले इजराइल में भी मुसलमान और ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। सऊदी अरब में गैर मुसलमानों को मंदिर या गिरजाघर बनाने की छूट नहीं है। न ही इन धर्मों के लोग वहां पूजा अर्चना के लिए किसी सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठा हो सकते हैं। ये दुनिया के कुछ देशों के एग्जाम्पल है। हिटलर, जर्मनी, यहूदी धर्म के लोगों को बहुत मारा गया। आप सऊदी अरब चले जाइए, यहाँ भी आप देखते हैं कि नॉन मुस्लिम के ऊपर अत्याचार होता है। वही इजराइल आज मुस्लिम और जो क्रिश्चियन हैं उनके साथ वैसा ही व्यवहार कर रहा है जैसा कुछ समय पहले उनके साथ हुआ। ये क्या है? ये सेकुलरिज्म नहीं है,
ये सेकुलर नहीं है, ये सेकुलर स्टेट नहीं है, ये रिलीजियस स्टेट है। ये एक धर्म के आधार पर अपनी शासन व्यवस्थाओं को चलाने वाले राज्य हैं। तो भारत ने क्या किया, भारत ने इन सबसे सीखा और सबके साथ समान व्यवहार यहाँ पर किया गया। भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है, व्हाट इज इंडियन सेकुलरिज्म? भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष होगा। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स मतलब क्या है, भारत का संविधान बता रहा है हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हम सेकुलर हैं, हम किसी एक धर्म को नहीं मानते। मतलब क्या है, धर्म को नहीं मानता क्या? नहीं, सभी धर्म हमारे लिए बराबर हैं। हम किसी एक धर्म में स्पेशल फेथ बिलीव शो नहीं करेंगे। ऑल रिलीजन आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ स्टेट, सभी बराबर है, कोई भेदभाव नहीं है। इस बात को ध्यान रखना। हमारे संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों को साकार करते हुए निम्नलिखित बातों का ख्याल रख सकता है। कोई एक धार्मिक समुदाय दूसरे समुदाय को ना दबाए, कुछ लोग अपने धर्म के अन्य सदस्यों को ना दबाएं, और राज्य ना तो किसी खास धर्म को थोपेगा, ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनेगा। तीन चीजें बेटा आपको यहाँ पर रखना है। कोई रिलीजियन ग्रुप दूसरे रिलीजियन ग्रुप के साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। सेल्फ रिलीजन मतलब एक ही रिलीजन के लोग अपने ही रिलीजन के लोगों के साथ भी भेदभाव नहीं करेंगे, और राज्य किसी एक धर्म को नहीं मानेगा। स्टेट विल नॉट प्रोटेक्ट एनी स्पेशल रिलीजन, स्टेट विल प्रोटेक्ट ऑल रिलीजियन विच दे आर अवेलेबल इन इंडिया। बेटा समझो, धर्मनिरपेक्षता काफी सारी चीज सिखाती है। देखो, जैसे कोई एक रिलीजन का है, एक रिलीजन, यार ये दूसरे रिलीजन को क्यों नुकसान पहुंचा रहा है? नहीं पहुंचाना चाहिए। अब एक रिलीजन के काफी सारे लोग हैं, एक ग्रुप है, आपने देखा होगा कि जिन लोगों के पास पैसा होता है, जिनके पास सत्ता होती है, वो कमजोरों को दबाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास पैसा है तो आप जैसे नवरात्रि आते हैं, जिनके पास ज्यादा पैसा है वो बड़ी पांडाल लगा सकते हैं, बड़ी मूर्ति लेके आ सकते हैं माता जी के पास। जिसके पास पैसा नहीं है वो छोटी लेके आ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि बड़ा ही पांडाल लगाना है, नहीं। हम दो धर्मों के बीच में लड़ाई को भी रोकेंगे, और एक धर्म में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उस डिस्क्रिमिनेशन को भी रोकेंगे। और इसी के साथ में राज्य किसी एक धर्म में बिलीव नहीं करेगा, हर एक धर्म को एक ही नजरिए से बराबरी से यहाँ पर देखेगा। ध्यान रखिएगा। तीसरा टॉपिक बेटा क्या है, संसद तथा कानून का निर्माण। क्या है सर संसद? ये आपको कुछ दिखाई दे रहा है? ये संसद जब भी आपसे कोई पूछे तो भारतीय लोकतंत्र का एक बहुत सिंपल शब्दों में आप लोग बता सकते हैं कि भारतीय लोकतंत्र का मंदिर है, टेम्पल, टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। ठीक है, टेम्पल, टेम्पल ऑफ इंडियन इंडियन डेमोक्रेसी। जो भारतीय लोकतंत्र है, इस भारतीय लोकतंत्र का मंदिर क्या है? संसद। संसद है क्यों? क्योंकि भारत ने जो शासन व्यवस्था अपनाया है, आप उसको संसदीय शासन व्यवस्था कहते हैं। भारत में किस तरीके की शासन व्यवस्था है बच्चा? आप लोग कहेंगे संसदीय शासन। हमने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को अपनाया है, और जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती है, इस पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का बहुत सिंपल सा फीचर होता है बेटा। एक क्या? देखो, यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, ये अलग होता है, ये स्टेट का हेड होता है। और जो एक्चुअल हेड होता है, एक्चुअल मतलब जो पावर का यूज कर रहा होता है, ये अलग होता है। तो इसी को आप लोग संसदीय शासन व्यवस्था कहते हैं। और इसका ओरिजिन हुआ है ब्रिटेन में, विच इज नॉन एज वेस्टमिंस्टर मॉडल के नाम से, वेस्टमिंस्टर मॉडल के नाम से जाना जाता है। ब्रिटेन से हमने इसको अपनाया है। जैसे भारत के जो प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट, ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। ठीक है, ये भी इलेक्टेड होते हैं। जबकि प्राइम मिनिस्टर ये है, ये एक्चुअल हेड है, ये सारे काम यहाँ पे कर रहा होता है। ध्यान रखिए। संसद में क्या होता है? संसद किस किस से मिलकर बनती है सर? हमें तो समझ में नहीं आ रहा। देखो बच्चा, संसद की अगर आपसे कोई बात करेगा तो संसद में क्या क्या होता है? संसद के दो सदन है। एक आपको देखने को मिलेगा लोकसभा, लोकसभा हाउस ऑफ पीपल, बहुत बहुत लोकप्रिय सदन है इन आर्टिकल नंबर 81। एक आपको देखने को मिलेगा राज्यसभा, हाउस ऑफ स्टेट, और हाउस ऑफ स्टेट आपको देखने को मिल जाता है 80 में। संसद कहाँ है? संसद खुद 79 है। भारत के संविधान के आर्टिकल 79 में संसद की बात की गई है। और इसी के साथ में एक भाई साहब और होते हैं जिनको आप लोग कहते हैं राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति का जो पद है ये भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 52 में दिया गया है। तो संसद क्या है? संसद विधायिका है, लेजिस्लेचर है। जब आप लोग बात करते हैं शासन की, तो शासन के कुछ अंग होते हैं,
जैसे एक आपको देखने को मिलेगा लेजिस्लेचर, जो लॉ मेकिंग का काम करता है। तो भारत में कोई भी कानून बनाना है, कौन बनाएगा? प्रधानमंत्री बनाएंगे, राष्ट्रपति बनाएंगे, राज्यपाल बनाएंगे, सीएम बनाएंगे। अब सारे बच्चे बनाते हैं कि जो कानून बनाए जाते हैं उन कानूनों को बनाने का काम लेजिस्लेचर का है, और ये हमारा लेजिस्लेचर है, ठीक है। ये है हमारी विधायिका है, विधायिका, लेजिस्लेचर, विधायिका। विधायिका का मतलब क्या है? विधि बनाना, ठीक है भाई। चलिए, हमारे पास जो संसद है, ये संसद ये 1952 में आपके पास अस्तित्व में आई। उससे पहले यह अंतरिम संसद के तौर पे काम कर रही थी। आप जानेंगे कि यह एक इंतरिम इंतरिम पार्लियामेंट थी, जो 1950 से लेकर 1952 तक इसने काम किया है। तो संसद क्या है? मंदिर है किसका? लोकतंत्र का। संसद क्या करती है? कानूनों का निर्माण करती है। यही एग्जीक्यूटिव बैठती है, कार्यपालिका बैठती है, जो नीतियों का निर्माण करती है, देश की शासन व्यवस्था को चलाती है। तो संसद एक बहुत बड़ी व्यवस्था है। ये मंदिर है, ये लोगों की प्रतिनिधित्व करती है, यह सरकार पे नियंत्रण रखती है। जो जनता का पैसा है उस पैसे पे भी नियंत्रण अगर कोई रखता है तो संसद ही रखती है, क्योंकि कोई भी जो बजट, कोई भी जो पैसा निकालती है लोकसभा, उसके लिए हमें बजट लेके आना पड़ता है। इस बजट को हम लोकसभा यानी संसद, राज्यसभा यहीं पर पास कराते हैं। बच्चा आपसे कोई पूछ सकता है कि संसद क्या है, आप बता सकते हैं संसद क्या कर सकती है? आप संसद के कार्य बता दीजिए कि भाई विधि निर्माण का कार्य है। विधि निर्माण यही करती है, लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, बहुमत को भी यही साबित किया जाता है, लोगों का भरोसा भी यही बनाए रखती है, लोगों पे दबाव बनाए रखने के लिए विपक्ष भी यहीं बैठता है। सरकार की जो एक अंग है कार्यपालिका, वो भी यहीं बैठती है, नीति यहीं से बनती है, नीतियों का क्रियान्वयन भी यहीं से किया जाता है, लोगों के पैसे का नियंत्रण यहीं से किया जाता है, सब कुछ इसी जगह से होता है। मंदिर है, सर्वोच्च व्यवस्था है भारत में, इससे ऊपर कोई चीज है तो वो यही है, एक ही है, कॉन्स्टिट्यूशन या हमारा सुप्रीम कोर्ट। देखो, हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को भले अपनाया है, लेकिन पार्लियामेंट्री सुपरमेसी नहीं है इंडिया में। जैसे ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सुपरमेसी है, उसी तरीके से भारत में नहीं है। इस बात का आप लोग थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, ठीक है भाई। चलिए, तो संसद आपको दिखाई दे रही है, देखो क्या है भारतीय संसद। बच्चा क्या है भारतीय संसद? देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री सदन है। देखो, ये इनका सदन आपको दिखाई दे रहा है, हाउस दिखाई दे रहा है कि कैसे कैसे यहाँ पे आपको ये अध्यक्ष देखते हैं। ये वो टेबल है जहाँ सारी फाइल रखी जाती है, यहाँ पर इनके सेक्रेटरीट बैठे रहते हैं, ठीक है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये सदस्य बैठते हैं। लेफ्ट साइड की अगर हम लोग बात करें तो विपक्ष बैठता है, और राइट साइड में जो लीडर होते हैं, जो मेजोरिटी होती है, वो बैठते हैं। तो क्या है भाई, ये सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था है। इसके दो सदन है, इसके दो हाउस है, एक है राज्यसभा और एक लोकसभा। राज्यसभा को आप लोग कहते हैं अपर हाउस के नाम से, अपर, बिकॉज ये एक परमानेंट हाउस है, यह एक स्थायी सदन है। तो आपसे कोई पूछेगा कि भारत में स्थायी सदन क्या है, आप बताएंगे राज्यसभा। आपसे कोई पूछेगा कि लोअर हाउस आप इसको कहते हैं, लोअर हाउस, तो आप बताएंगे कि लोअर हाउस हम लोग कहते हैं लोकसभा को। क्यों? क्योंकि इसका डिसॉल्वमेंट होता है एवरी 5 ईयर। ये 5 साल में समाप्त होकर नई लोकसभा आती है, और इससे पहले भी हो सकती है। जो स्थायी सदन है, स्थायी सदन है, आप इसको सेकंड हाउस कहते हैं, इट्स सेकंड हाउस। और जो लोअर हाउस है, आप इसको फर्स्ट हाउस के नाम से जानते हैं। तो सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी इज पार्लियामेंट, पार्लियामेंट। राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं। इसकी अधिकतम सीटें बेटा कितनी है? अधिकतम 250 है। अभी कितने हैं? अभी हैं 245। 250 का हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है कि भाई ये कैसे आएंगी बच्चे। तो 238 आएंगी, 238 आएंगी स्टेट एंड यूटी से, और 12 में नॉमिनेशन होगा बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, मतलब इसके जो हेड होते हैं वो देश के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट। लोकसभा में कुल 545 सदस्य अभी हैं वर्तमान में, प्रेजेंट में 545 हैं। टोटल कितने होते हैं? तो टोटल 550। 550 कैसे आएंगे? 530 आते हैं राज्यों से, स्टेटों से, और 20 आते हैं यूटी से। तो इनका ये क्लासिफिकेशन है, इनका एक ये वर्गीकरण है। आप इन हॉल को देखो भाई, ये है इनकी चेयर। यहाँ पे बैठते हैं हमारे स्पीकर साहब। इस टेबल पर सारी चीजें रखी जाती हैं, और यहाँ पे इस तरीके से लोग बैठते हैं। ये लेफ्ट एंड राइट साइड बैठेगी सरकार, और लेफ्ट साइड बैठेगा विपक्ष। सरकार एक शब्द सुना होगा ना, एक ऐसा दल सरकार को हम सामान्यतः एग्जीक्यूटिव कहते हैं, एग्जीक्यूटिव को आप हिंदी में कहते हैं कार्यपालिका। और कार्यपालिका का मतलब है कि जिसको
मेजोरिटी मिली हुई है, जिसको बहुमत मिला हुआ है, जैसे अभी मोदी सरकार, ये सरकार है, ठीक है, यही सारी नीतियों का निर्माण करती है, यही कानूनों का क्रियान्वयन कर रही होती है। तो लोकसभा, राज्यसभा, संसद, इसके अंग, अब देखो संसद किस किस से मिलकर बनती है, आप बताएंगे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के कितने अंग हैं, आप बताएंगे संसद के 3 अंग हैं, कौन कौन से, एक है लोकसभा, एक राज्यसभा, एक राष्ट्रपति। संसद के कितने सदन हैं, संसद के 2 सदन हैं, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। लोकसभा इज अपर हाउस, लोअर हाउस, राज्यसभा इज अपर हाउस। अपर क्यों है, क्योंकि परमानेंट है, ये कभी डिसॉल्व नहीं होता, दैट्स वाई इट्स अपर हाउस। क्लियर है। तो संसद आपको दिखाई दे रही है, इनकी कार्यप्रणाली कैसे होती है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, इसकी अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर करते हैं। बच्चा, लोकसभा अध्यक्ष बहुत बड़ा पद है, आर्टिकल नंबर 93 में, और सभापति की अगर हम लोग बात करते हैं आर्टिकल नंबर 89 में। देखो स्पीकर क्या करता है, स्पीकर ना, जैसे ये प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट, और ये सरकार है, ये लोकसभा है, इनके बीच में जो कम्युनिकेशन का कोई सेंटर है तो वो स्पीकर है। कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, ये कौन डिसाइड करता है, ये स्पीकर डिसाइड करते हैं। बहुत बड़ा पद है बेटा स्पीकर इन संसदीय, इन पार्लियामेंट्री फॉर्म। तो संसद इन ब्रीफ आपको समझ में आ गया है कि संसद क्या है, ये कानून बनाती है, किससे मिलकर होती है, किसके पास कितनी सीटें हैं, कैसे इनका बाइफर्केशन है, लगभग सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। चलो भाई कहानी को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं। राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना, इलेक्शन, ठीक है, इलेक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए भारतीय संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं। इन इंडियन पार्लियामेंट प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस हमको देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इज राज्यसभा, ठीक है, हाउस ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट, एंड सेकंड है लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल। लोकसभा चुनाव के बाद संसदों की एक सूची बनाई जाती है। बेटा समझो, देखो अगर हम लोग बात करें लोकसभा में, तो जो लोकसभा है, इस लोकसभा से ही सरकार चुनी जाती है। क्यों? क्योंकि लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं ये डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। डायरेक्ट मतलब यहाँ पर जनता प्रत्यक्ष तौर पर भागीदार होती है, और यहाँ हम लोग तलाशते हैं मेजोरिटी। यहाँ पे हमको तलाशना होता है किस चीज़ को बेटा, मेजोरिटी को। यहाँ पे हमको तलाशना होता है बहुमत। अगर अभी भारत की बात करें तो बहुमत है आपका 272। अब ये 272 कैसे मिल सकता है? या तो ये किसी एक पार्टी को मिल जाए, जैसे अगर हम अभी बात करें तो मोदी सरकार के पास है पूरा का पूरा, या फिर हमको यहाँ पे मिले गठबंधन। गठबंधन को आप लोग बोलते हैं कोइलेशन, कोइलेशन। जैसे भारत में 2 गठबंधन है, एक है एनडीए और एक है यूपीए। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसका हेड है बीजेपी, और यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, इसका हेड है बेटा आपके पास कौन, कांग्रेस। तो सरकार कहाँ से होती है, सरकार कहाँ बनती है, आप बताएंगे संसद में। और संसद में भी सबसे बड़ा योगदान किसका होता है, लोकसभा का, क्योंकि लोकसभा में ही प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। राज्यसभा की अगर हम लोग बात करते हैं तो राज्यसभा में बच्चा, जो राज्यसभा है, इस राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। यहाँ पर बेटा क्या होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो पूरी की पूरी सरकार यहाँ पर नहीं बना सकते, क्योंकि सरकार जनता के द्वारा चुनी होना चाहिए। कुछ मंत्री हम लोग यहाँ से ले लेते हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। अब एक ने सरकार बना ली, दूसरी पार्टी जिसके पास ज्यादा सीटें हैं वो आपके पास हो जाता है अपोजिशन। क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म में जितनी सरकार इंपॉर्टेंट है उतना ही विपक्ष इंपॉर्टेंट होता है, उतना ही अपोजिशन इंपॉर्टेंट होता है। तो लोकतंत्र को, जैसे अगर अभी हम लोग बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे हालात ऐसे हैं कि सरकार के पास बहुत सारी सीटें हैं और जो विपक्ष है, इस विपक्ष के पास सीटों की कमी है। तो अगर आप लोकतंत्र को मजबूत बनाना चाहते हैं, अगर आप उसको स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं, तो एक सशक्त विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, ध्यान रखिए। तो सरकार कहाँ चुनी जाती है, सरकार लोकसभा में चुनी जाती है। मेजोरिटी चाहिए, कितनी मेजोरिटी है, जिसके पास ज़्यादा सीटें होती हैं वो विपक्षी दल कहलाता है, याद रखिएगा। देखो ये 2019 के इलेक्शन की कहानी है। भारतीय जनता पार्टी, भाजपा 303 आपको देखने को मिल रहा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस INC 52। यहाँ थोड़ी सी एक समस्या हो जाती है बेटा। समस्या क्यों हो जाती है? देखो हमारे यहाँ पे ना एक शर्त है कि अगर किसी को विपक्ष में आना है, अगर किसी को अपोजिशन में आना है, तो ये सेकंड लार्जेस्ट पार्टी होनी चाहिए। सेकंड लार्जेस्ट पार्टी मतलब दूसरी ऐसी पार्टी जिसको ज्यादा सीटें मिली है। देखो पहले में ना बीजेपी को 303 सीटें तो मिल गई, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस INC को 52 सीटें हैं। तो सर सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी है, ये लीडर ऑफ अपोजिशन बन जाएगी, ये विपक्ष का दल बन जाएगा। बेटा बन तो सकता है, लेकिन एक शर्त है, एक कंडीशन है कि लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने के लिए इन लोगों ने एक नियम बना दिया है कि कम से कम 55 सीटों का होना जरूरी है। 55 सीटें अगर आपके पास नहीं है तो आप लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बन पाओगे।
तो यही समस्या का हम लोग यहाँ पे सामना कर रहे हैं। किसको कितनी सीटें मिली हैं ये तो याद करना मुश्किल है, लेकिन आप देख लीजिए कि भाजपा कांग्रेस, फिर है डीएमके और फिर है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, इनके पास 24 और 22 सीटें हैं। युवा श्रम और किसान कांग्रेस पार्टी, इनके पास 22 सीटें हैं। अब किसको कितनी है याद रखने की जरूरत नहीं है बच्चा, पर ध्यान रखिए कि सबसे ज्यादा पार्टी सीटें किसके पास है, बीजेपी और अलायंस। फिर हम लोग बात करते हैं किसकी, कांग्रेस, और कांग्रेस के पास बेटा कितनी सीटें हैं, 52 सीटें हैं, ध्यान रखो। अब देखो कौन सरकार बनाएगा और क्यों, हम बता देंगे। बीजेपी सरकार बनाएगी, क्यों बनाएगी, बिकॉज इनके पास मेजोरिटी है, इनके पास बहुमत है। विपक्ष किसको कहा जाएगा, उसकी क्या भूमिका है। देखो विपक्ष वैसे तो कांग्रेस को कह सकते हैं, वे सारी पार्टियां विपक्ष होती हैं, पर लीडर ऑफ अपोजिशन बेटा कांग्रेस आएगा। इसका काम क्या है, इसका काम है कंट्रोल इस्टेब्लिश करना, किसके ऊपर, सरकार के ऊपर। सरकार तानाशाही ना हो, सरकार की नीतियों की आलोचना करना, सरकार के कामों की तारीफ करना, सारी चीजें। लोकसभा में चर्चा के लिए कौन उपस्थित होंगे, कौन उपस्थित होंगे बेटा, सभी लोग होंगे, सांसद होंगे। क्या ये प्रक्रिया कक्षा 7 में पढ़ाई गई प्रक्रिया जैसे ही है, नहीं, हमने नहीं पढ़ा था ना बेटा इसको, हम थोड़ा सा अलग सा कुछ यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिए। चलो देखो ये केंद्रीय सचिवालय की 2 इमारतें हैं, सेंट्रल सेक्रेटरीट की 2 इमारतें आपको देखने को मिल रही हैं। इनमें से एक का नाम साउथ ब्लॉक है और दूसरे का नाम नॉर्थ ब्लॉक है। इन्हें 1930 के दशक में किया गया था। साउथ ब्लॉक का चित्र है जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय है, ठीक है, बाईं ओर बेटा साउथ ब्लॉक है, दिस इज योर साउथ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक। और इसमें बेटा क्या है, इसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, पीएमओ है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस आपको देखने को मिल रहा है। और प्रधानमंत्री कार्यालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय के दफ्तर है। दाईं ओर नॉर्थ ब्लॉक है जहां पर वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालय हैं, दिस इज योर नॉर्थ ब्लॉक। यहाँ पर हमको और काफी सारे मंत्रालय देखने को मिलेंगे। तो नॉर्थ ब्लॉक क्या है, साउथ ब्लॉक क्या है, ये सेक्रेटरेट है, ये सचिवालय हैं भारत सरकार के, इनमें अलग अलग मंत्रालय हैं। देखो जैसे बेटा साउथ ब्लॉक में प्रधान प्राइम मिनिस्टर ऑफिसर है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, फॉरेन मिनिस्ट्री है, मेजर मिनिस्ट्री है, मेजर मिनिस्ट्री है, ध्यान रखना। और नॉर्थ ब्लॉक में होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, और अदर मंत्रालय आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है भाई। चलो जेंडर इक्वलिटी हमारा एक एसडीजी गोल है, एसडीजी गोल नंबर 5, लैंगिक समानता, और ये सरकार अपने शासन के माध्यम से ही लेके आ सकती है। तो जो लैंगिक समानता है, प्लीज आप इस लैंगिक समानता पे भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि लैंगिक समानता से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जेंडर इक्वलिटी से, सबको एक साथ रखना एक तरीके से, ठीक है। चलिए बेटा इसमें एक बात समझाई गई है, विच इज डोमेस्टिक वायलेंस। देखो भारत जैसे देश में जहां इतनी आबादी है, जहां इतने लोग हैं, यहाँ घरेलू हिंसा होती है, मतलब देखने में समझने में भी अच्छा नहीं लगता कि कैसे कोई कर सकता है। हमारी संस्कृति तो महिलाओं को पूछती हुई आई है, आजकल महिलाओं को मारा जाने लगा है, पीटा जाने लगा है, जो कि गलत है। इसीलिए भारत की संसद ने 2005 में एक एक्ट बनाया जिसे आप लोग जानते हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के नाम से, घरेलू हिंसा अधिनियम। कि अगर आप किसी महिला के साथ, देखो बेटा क्या लिखा गया है कि मारपीट चोट पहुंचाता है, मारपीट अथवा चोट की धमकी देता है, तो सामान्यतः इसे घरेलू हिंसा कहा जाता है। औरत को यह नुकसान शारीरिक हो सकता है, मारपीट भावनात्मक शोषण के कारण पहुंच सकता है, यह शोषण मौखिक, यौन, फिर आर्थिक शोषण भी हो सकता है। घरेलू हिंसा कानून 2005 में महिलाओं की सुरक्षा की परिभाषा ने घरेलू शब्द की समझ को और अधिक व्यापक बना दिया है। ऐसी महिलाएं भी घरेलू दायरे का हिस्सा मानी जाएंगी जो हिंसा करने वाले पुरुष के साथ एक ही मकान में रहती हैं या रह चुकी हैं, ठीक है भाई, ध्यान रखना। यह सामान्यता देखो पति और पत्नी के लिए है, पर इसके अलावा वहां पर रहने वाली बहन, बेटी और भी जो महिलाएं हैं वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कब का है, 2005 का है। किसने बनाना है, पार्लियामेंट ने। किसके लिए बनाया है, विमेन राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल गई हैं। 2005 का विधेयक पेश किया गया था और 2006 में राष्ट्रपति ने इसको परमिशन दे दी थी, ठीक है। चलो शब्द संकलन है स्वीकृति, मतलब अप्रूवल, अप्रूवल किसी भी चीज को सहमति देना, किसी को भी परमिशन दे देना कि आप ऐसा यहाँ पर करिए, ठीक है। फिर है गठबंधन, कोएलिशन, जब एक से अधिक दल मिलकर एक साथ शासन करते हैं, कोएलिशन कहलाता है, ठीक है। आलोचन, क्रिटिसिज्म, किसी भी चीज को क्रिटिसाइज करना बहुत जरूरी है। न्यायपालिका, जुडिशरी, जुडिशरी बहुत बड़ा शब्द है बेटा, इसको ध्यान रखना। भारत में किस तरीके का जुडिशियल सिस्टम अपनाया गया है बच्चा, पहले हमने पार्लियामेंट की बेसिक जाने, अब हम लोग देखते हैं कि भाई जो जुडिशरी है, ये जुडिशरी क्या सिखाती है, जो न्यायपालिका है, ये न्यायपालिका क्या कर रही है।
तो सबसे पहले एक सवाल आपको याद रखना है कि भारत में क्या कहानी है। अच्छा देखो, इंडिया के अंतर्गत एक इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड ग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। भारत में एकीकृत न्यायपालिका है। एकीकृत न्यायपालिका मतलब हमारे यहाँ पर जो अपेक्स कोर्ट है, जो टॉप पर बैठा हुआ कोर्ट है, वह है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, इसके नीचे आते हैं हाई कोर्ट्स, और इसके नीचे आते हैं सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। ठीक है, समझो। तो इंटीग्रेटेड है, एकीकृत जुडिशियल सिस्टम है। और एकीकृत जुडिशियल सिस्टम आपको कहाँ देखने को मिलेगा बेटा? ब्रिटेन में। ब्रिटेन में हमारे यहाँ पर क्या है? जुडिशियल सुपरमेसी है। जुडिशियल सुपरमेसी, भारत में न्यायपालिका की सर्वोच्चता है कि न्यायपालिका सर्वोच्च है। ध्यान रखना, इंडिया में पार्लियामेंट्री सुपरमेसी नहीं है, जुडिशियल सुपरमेसी है। और ये कहाँ दिखाई देती है? जुडिशियल जुडिशियल रिव्यू के साथ। कि संसद कोई भी ऐसा कानून बनाती है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो सुप्रीम कोर्ट इसको अनवैलिड अनाउंस कर देगा। ये बिल्डिंग दिखाई दे रही है बेटा, ये सुप्रीम कोर्ट की है। इट्स योर सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? दिल्ली। कब बना? शुरुआत हुई जीओआई एक्ट 1935 के द्वारा, और 28 जनवरी 1950 को हमने इसको भारत का सर्वोच्च न्यायालय बना दिया। ये दिल्ली में है। इसके जजेस कितने हैं? इसमें जो जजेस हैं बेटा, इनकी संख्या है 34। 1 + 33 1 + 34। और DY चंद्रचूड़ इसके अभी हेड है ना, इसके हेड है। इंटीग्रेटेड है, जुडिशियल सुपरमेसी है, इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा। भारत में जुडिशरी को इंट्रोड्यूस किसने किया? किसके द्वारा न्यायपालिका को इंट्रोड्यूस किया गया? बच्चा ध्यान रखना, किसने किया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सबसे पहले 1774 में कलकत्ता में एक कोर्ट की स्थापना की गई। फिर 1861 में 1861 में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आता है, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम आता है। और इसके द्वारा 1862 में 1862 में बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना होती है। धीरे धीरे बहुत सारे हाई कोर्ट यहाँ पर स्थापित हो जाते हैं। ध्यान रखिए, ये भारतीय न्यायपालिका का एक बेस है। देखो, टॉप पर है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। आप इसमें जाके अपील करिए, और फिर इसके खिलाफ आप कहीं जाके अपील नहीं कर सकते, सिर्फ इसी में एक पिटीशन फाइल कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट, इनकी संख्या बेटा क्या है? 25 है। 25। सबसे बड़ा हाई कोर्ट आपके पास है इलाहाबाद। इलाहाबाद इन टर्म्स ऑफ जजेस। अगर ज्यूरिडिक्शन की बात करें तो आता है गुवाहाटी। गुवाहाटी सबसे बड़ा है। किसमें? ज्यूरिसडिक्शन में, क्योंकि इसके अंतर्गत बहुत राज्य आते हैं। इलाहाबाद, यहाँ पर लगभग जजेस की संख्या है, सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिल जाती है, मैक्सिमम जजेस की संख्या है। ठीक है। निचली अदालत है विच इज़ नॉन एज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जैसे आपने सुना होगा कि एक होते हैं क्रिमिनल कोर्ट। ठीक है, फौजदारी न्यायालय। एक होते हैं सिविल कोर्ट, जैसे आप लोग कहते हैं दीवानी न्यायालय। तो ये स्ट्रक्चर है, आप समझिए। सर्वोच्च न्यायालय बच्चा कहाँ है? दिल्ली में है। दिल्ली में है। इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। ये कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये भारत के संविधान का संरक्षक है। ये फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है। और भारत के संविधान के आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 147 तक इसी के बारे में व्यवस्था की गई। उच्च न्यायालय और निचली अदालतों की बात करें तो भारत के संविधान के 214 से लेकर आर्टिकल 237 तक इन्हीं का प्रावधान किया गया है। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट कौन करता है? तो बच्चे कोलिजियम करता है। इनको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। इनकी मिनिमम एज क्या है? कोई मिनिमम एज नहीं है, मैक्सिमम है 65 तक अपने पद पे रहते हैं। तो ऐसी चीजें बेटा पेपर में पूछी जा सकती हैं, प्लीज आप इनको थोड़ा सा ध्यान रखना। हमने इस मॉडल को कहाँ से लिया है, हम कहाँ से लेकर आए हैं? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से इस व्यवस्था को अपनाया गया है, ध्यान रखना। ठीक है भाई, न्यायपालिका की भूमिका क्या है? देखो, अदालतें बहुत सारी मुद्दों पर फैसला सुनाती हैं। वे तय करती हैं कि शिक्षकों की विद्यार्थी की पिटाई नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, आर्टिकल 21 आप जब भी पढ़ेंगे तो आर्टिकल 21 भारत के संविधान का राइट टू लाइफ देता है। और इस राइट टू लाइफ का प्रोटेक्शन कौन करता है? यही करते हैं अदालतों के फैसलों के बाद ही भारत के संविधान में आर्टिकल 21A जोड़ा गया, जो
राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट इंश्योर करता है। तो ये करती हैं। वे राज्यों के बीच नदियों के पानी के बंटवारे पर फैसला दे सकती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि रिवर वाटर ट्रिब्यूनल बनाए जाते हैं, रिवर वाटर ट्रिब्यूनल। जब ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते हैं तो मामले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, फिर वो फैसला देता है। तो ये काम भी करती हैं। न्याय भी किसी अपराध के लिए लोगों को सजा दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। न्यायपालिका के कामों को मोटे तौर पर निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। तो न्यायपालिका क्या करती है, हमने कुछ एग्जाम्पल दिए कि ये बच्चों को पनिशमेंट ना दी जाए, इसको भी रोक सकती हैं। ये रिवर वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, जो हम क्रिमिनल्स होते हैं उनको पनिश तो करते हैं। और भी कुछ काम है, जैसे विवादों का निपटारा। बच्चे देखो, जब भी आप लोग डिस्प्यूट को रिजोल्व करने की बात करोगे बच्चा, आप भारत के संविधान का एक आर्टिकल नंबर 131 पढ़ोगे, 131। यहाँ पर एक शब्द दिया गया है, प्राइमरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ एससी। प्राथमिक क्षेत्र अधिकार एससी का बेटा क्या होता है, ये होता है सरकारों के डिस्प्यूट सॉल्व करना। कौन कौन, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। आपसे कोई पूछ सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, दो स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस एक स्टेट गवर्नमेंट, इनके बीच में जो डिस्प्यूट होते हैं ये प्राइमरी ज्यूरिडिक्शन है, ये प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार है जो आर्टिकल नंबर 31 में दिया गया है। इनको कोई और नहीं सुन सकता, इनको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है। दैट्स वाई इट्स अ प्राइमरी ज्यूरिडिक्शन या प्राथमिक क्षेत्र अधिकार, ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से 132 कहता है अपीलेंट ज्यूरिडिक्शन। भारत के किसी भी कोर्ट में के फैसले से आप खुश नहीं हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं। 133 आपसे कोई बात करता है कि क्रिमिनल मामलों में अपील। 134 आपसे कहता है कि जो सिविल मामले होते हैं आप उनमें जाके अपील कर सकते हैं। तो इसका प्राइमरी ज्यूरिडिक्शन क्या है, कौन कौन से केस ये सुनता है, सबसे पहले यही चीज आते हैं। फिर आता है अपीलेंट, हाई कोर्ट के बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं, ध्यान रखिएगा। न्यायिक समीक्षा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा। जुडिशियल रिव्यू बेटा एक पावर है भारत के संविधान को बेहतर बनाने के लिए। 13(2) जुडिशियल रिव्यू, इट्स अ पावर ऑफ जुडिशरी वेयर जुडिशरी कैन चेक वैलिडिटी ऑफ एनी काइंड ऑफ लॉ, ऑर्डर, डिक्री। यह न्यायपालिका की शक्ति है जहां ये कानूनों की वैधता की समीक्षा करती है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, ईदर इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इफ एनी लॉ इज वायलेटिंग द पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देन जुडिशरी कैन वॉइड, जुडिशरी उसको शून्य घोषित कर देगी। यही जुडिशियल रिव्यू है। किसी भी तरीके का कानून अगर सरकार बना दे वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फिर उसको नल एंड अवॉइड घोषित करेगी। कौन, हमारी न्यायपालिका। तो पहला क्या है, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करती है। दूसरा क्या है, दूसरा है न्यायिक समीक्षा। क्या न्यायिक समीक्षा इसमें आती है क्या, बेसिक स्ट्रक्चर में। देखो एक और शब्द आ गया है बेटा, बेसिक स्ट्रक्चर। 1973 में एक व्यक्ति थे केशवानंद भारती। इन केशवानंद भारती का केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में। वहां सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया, आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत में बोला गया कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आप संशोधन नहीं कर सकते, मतलब पार्लियामेंट इनके स्वरूप को नहीं बदल सकती और जो करना चाहे कर सकती है। तो हमने जुडिशियल जो रिव्यू है ना, इस जुडिशियल रिव्यू को भी बेसिक डॉक्ट्रिन में शामिल किया है कि सरकार इसको चेंज नहीं कर सकती। सरकार ऐसा नहीं कर सकती कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है किस कानून को देखेगा किसको नहीं देखेगा, ठीक है। तो आधारभूत ढांचे का सिद्धांत कहां से आया, केशवानंद भारती बात से। ये क्या कहता है, देखो जैसे आपका घर है, अगर हमको घर को रेनोवेट करना है, आप रेनोवेट करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप सोचो कि हम घर का छत तोड़ दें, अगर छत ही तोड़ोगे या उसके पिलर्स को तोड़ोगे तो घर बचेगा क्या, नहीं बचेगा, घर पूरी तरीके से टूट जाएगा। रेनोवेशन का मतलब है आप उसमें पुट्टी करा दीजिए, आप उसमें चाहे तो कुछ खिड़की बना लीजिए, आप उसमें कलर करा दीजिए, आप उसमें न्यू लाइट्स लगा लीजिए, ये रेनोवेशन होता है। लेकिन आप छत को नहीं तोड़ सकते, आप पिलर्स को नहीं तोड़ सकते, घर टूट जाएगा, बेस टूट जाएगा, वही आपका बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करती है, जुडिशियल रिव्यू करती है, कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, यही करती है। ये भारत का सर्वोच्च न्यायालय। देखो इसकी स्थापना 26 जून 1950 की गई बेटा, ये 28 जनवरी 1950 आप लोग कर लीजिएगा, एक बार हम इसको क्रॉस चेक कर लेंगे। उस दिन हमारा देश गणतंत्र बना था। क्या बना था बच्चा, उस दिन हम लोग रिपब्लिक बने थे।
भारत के संविधान की प्रस्तावना में हमारे नेचर पर चर्चा की गई है, हम किस तरीके के हैं। हम उस दिन बेटा क्या बने थे, रिपब्लिक बनाए थे। पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया जो 1935 के एक्ट में 1937 में आया था, न्यायालय की पहले भी संसद भवन के भीतर चैम्बर ऑफ प्रिंसेज में हुआ करता था, 1958 में इस इमारत में स्थापित किया गया है। पहले संसद में था, अब इसकी अपनी एक अलग बिल्डिंग यहाँ पे बना दी है। ठीक है, सस्टेनेबल गोल है 16, क्या कहता है, शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं। ये कौन कर सकता है, ये कर सकती है ओनली जुडिशरी, न्यायपालिका, और भारत में इंटीग्रेटेड न्यायपालिका है। ये हाई कोर्ट की थोड़ी सी चर्चा की गई है। सबसे नया जो हाई कोर्ट है वो आंध्र प्रदेश है, ध्यान रखना 2019 में इसको बनाया गया है। अब देखो कुछ केसेस हैं, जैसे फौजदारी, फौजदारी को आप लोग यहाँ पर बोलते हैं बेटा क्या, क्रिमिनल, कि भाई क्रिमिनल। फिर होता है दीवानी, दीवानी को आप लोग यहाँ पर बोलते हैं सिविल, सिविल। ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित जिन्हें कानून में अपराध माना गया है, उदाहरण चोरी करना, चोरी, दहेज के लिए औरत को तंग करना, हत्या करना, ये क्या है, ये क्रिमिनल केस है, क्रिमिनल केस है, ध्यान रखना। ठीक है, फौज दीवानी क्या होते हैं, सिविल क्या होता है, इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना करने से होता है, कि जमीन के लिए बिक्री, चीजों की खरीदारी, किराया, तलाक आदि से संबंध विवाद। कितनी सिंपल भाषा में समझाया गया है कि व्हाट इज क्रिमिनल केसेस, व्हाट इज सिविल। जैसे मान लो मैंने किसी की चोरी दबा, जो चोरी है वो क्या होगा, क्रिमिनल नहीं होगा, वो क्रिमिनल केस नहीं, वो सिविल कोर्ट है। इन सब की अलग अलग प्रोसीजर होती है, हम लोग पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले आमतौर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट, प्राथमिकी, एफआईआर दर्ज कराई जाती है। इसके बाद पुलिस अपराध की जांच करती है और अदालत में केस फाइल करती है। दीवानी, प्रभावित पक्ष की ओर से न्यायालय में एक याचिका दायर की जाती है। अगर मामला किराए से संबंधित है तो मकान मालिक का किराएदार मुकदमा दायर कर सकता है। तो क्रिमिनल केस में एफआईआर होती है, और सिविल कोर्ट में, सिविल केस में हम लोग याचिका लगाते हैं सीधा कोर्ट में। अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे जेल भेजा जा सकता है और उस पर जुर्माना भी किया जा सकता है। अदालत राहत की व्यवस्था करती है। उदाहरण के लिए अगर मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद है तो अदालत यह आदेश दे सकती है कि किराएदार मकान खाली करे और बकाया किराया चुकाए। तो बेटा जो क्रिमिनल केसेस होते हैं ना, इसकी प्रोसीजर क्या है भैया, एफआईआर किसमें होगी, कितना बढ़िया कंसेप्ट आप यहाँ पे सीख रहे हैं। एफआईआर होगा बेटा किसमें, क्रिमिनल केसेस में। क्रिमिनल केसेस में क्या क्या आएगा बेटा, किसी की हत्या कर दी हमने, ठीक है, चोरी कर लिया, चोरी कर लिया, ठीक है, दहेज के लिए किसी को परेशान कर रहे हैं, ये सारी चीजें आती हैं क्रिमिनल में। ठीक है, एफआईआर होगी। एफआईआर होने के बाद फिर इसको कोर्ट में केस जाएगा, कहाँ जाएगा बेटा, कोर्ट में केस जाएगा, कोर्ट में केस जाएगा, और फिर हम इसको सजा देंगे, फिर हम इसको क्या करेंगे, सजा देंगे। इट्स प्रोसीजर ऑफ क्रिमिनल केस, क्रिमिनल केस। सिविल का क्या है, सीधा अपील कीजिए, और अपील कहाँ करेंगे, संबंधित कोर्ट में अपील कीजिए, कोर्ट में, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हर्जाना देने की बात करेगा कोर्ट। ठीक है, हमने 1900 दशक के 80 के दशक में एक व्यक्ति है पी एन भगवती, और इन पी एन भगवती के द्वारा एक कंसेप्ट आया जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। देखो, जैसे मेरा कोई मामला है, मेरा कोई पर्सनल मैटर है, तो मैं इसके लिए आवाज खड़ी कर सकता हूँ, कोर्ट जा सकता हूँ। लेकिन हमारे देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको ना तो अपने राइट्स के बारे में पता, ना ही लॉस के बारे में पता, इनको न्याय कौन दे। इसीलिए हमने ऐसी एक व्यवस्था की कि जब भी कोई ऐसा मामला है जो पब्लिक इंटरेस्ट का है, कोई पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है, तो हम इसके लिए PIL फाइल कर सकते हैं। कोई भी जनहित का मामला, हम इसकी ओर कोर्ट का ध्यान लाने के लिए, तो कोई भी व्यक्ति कोर्ट में जाके PIL फाइल कर सकता है, ध्यान रखना। इस तरह सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक ज्यादा से ज्यादा लोगों की पहुंच स्थापित करने के लिए प्रयास किया है। न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसे लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया है जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। यह याचिका उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। न्यायालय ने कानूनी प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया है। अब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के नाम से भेजे गए पत्र या तार को भी जनहित याचिका माना जा सकता है। शुरुआती सालों में जनहित याचिका के माध्यम से बहुत सारे मुद्दों पर लोगों को न्याय दिलाया गया था। बंधुआ मजदूरी को, अमानवीय श्रम से मुक्ति दिलाने और बिहार में सजा काटने के बाद भी रिहा नहीं किए गए कैदियों को रिहा करवाने की। PIL क्या है, इट्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, सामूहिक मामला होने पर हम PIL फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। कौन कर सकता है, कोई भी पर्सन, कोई भी इंस्टीट्यूशन, और लोगों को हम लोग जस्टिस दिला सकते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ जुडिशरी आप इसी को कह सकते हैं। ठीक है, देखो
ओल्गा टेलिस बनाम बंबई नगर निगम के मुकदमे में न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया। इस फैसले में अदालत ने आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा बनाया। ठीक है, ध्यान रखना। अब देख लेना, टेलिस, ओल्गा टेलिस बनाम बंबई नगर निगम। सॉरी, हत्याकरण। हत्याकरण क्या होता है बेटा? आप कह सकते हैं हत्याकरण का मतलब है कि किसी को एक ऐसी स्थिति में खड़ा कर देना जहां उसके अधिकारों का हनन बहुत आसानी से होता है। इट्स कॉल्ड हत्याकरण। तो देखो, भारत में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, इतने सारे लोग आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये इनकी फैसिलिटी पे आपसे यहाँ पर चर्चा की गई। तो हत्याकरण का मतलब है कि हमको जो प्रोटेक्शन देना है माइनॉरिटी को, ऐसे लोगों को सुरक्षा दिलाना है जिनको लग रहा है कि हमारे सीमित अधिकार हैं, हमारे रिप्रेजेंटेशन नहीं है, या हमारे अधिकारों का हनन यहाँ पर हो सकता है, उन लोगों को विश्वास या बिलीव दिलाना है। ठीक है भाई, चलिए। जन सुविधाएं क्या होती हैं बेटा? पब्लिक फैसिलिटी। सरकार का काम सिर्फ नीति बनाना नहीं है, सरकार का बहुत सारे काम है, जैसे लोगों के लिए घर प्रोवाइड कराना, हाउसिंग फॉर ऑल। हमने अभी टॉयलेट्स प्रोवाइड किए हुए हैं क्योंकि हमको स्वच्छता का ख्याल रखना है। फिर हमको प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी प्रोवाइड कराना है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना, इंफ्रास्ट्रक्चर, लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना, फूड प्रोवाइड कराना, ये सब क्या है? ये जन सुविधाएं हैं, ये लोगों का अधिकार है। और कौन प्रोवाइड कराता है? इनको सरकार प्रोवाइड कराती है। इस बात का ख्याल रखिएगा। तो जो हमारा 8th क्लास की एनसीईआरटी है, इस एनसीईआरटी में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, बहुत कुछ सीखने को है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप इससे सीख रहे होंगे, बहुत कुछ यहाँ से लर्न कर रहे होंगे, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए फिर आपसे मुलाकात करेंगे नई एनसीईआरटी के साथ। पूरे जोश, पूरे जुनून के साथ आप इनको पढ़ते रहिए। करते हैं मुलाकात।